नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। ये खास शो पावर ट्रेड लेकर टैरिफ को लेकर दुनिया भर में चिंताएं हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब मन तब जो मन मर्जी आए वो कदम उठा रहे हैं और उससे ग्लोबल बाजारों में अस्थिरता आ रही है। अमेरिकी बाजारों में कल हमने लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी देखी है। एशिया में आज हम देख रहे हैं कि मिक्स्ड माहौल है, लेकिन एक अच्छी चीज, एक जो बूस्टर डोज बाजारों को जो चाहिए, हमारे बाजारों को, वो मिल रहा है और वो है एफआईज की हॉट मनी। लगातार 6 दिन एफआईज की बाइंग हो चुकी है और 6 दिन में हम देख रहे हैं कि एफआईज ने करीब करीब बाजार में 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए हैं। कल की जो खरीदारी का आंकड़ा है वो काफी शुभ है, 11,111 करोड़ रुपए। क्या बाजार का मूड और अच्छा होगा? आज हल्के से गैप पर खुलने के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। क्या इस गैप को आपको खरीदारी के लिए यूटिलाइज करना है? इसके जवाब अपने एक्सपर्ट से लेंगे। और जो हम एक ब्रॉड रेंज की बात कर रहे हैं निफ्टी की, फिलहाल 23,300 से लेकर 23,800 की, क्या आज बाजार 23,800 की तैयारी करेगा और आपको उसके लिए बाइंग करनी चाहिए? तमाम सवाल आपके मन में होंगे और उन सवालों की जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अगले 2.5 घंटे आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं जाइए नहीं। और हम आपको सिलसिलेवार ढंग से इंडेक्स पर ट्रेड बताएंगे, स्टॉक्स को लेकर ट्रेड बताएंगे। नई एक्सपायरी शुरू हुई है, अच्छी एक्सपायरी हमने देखी है मार्च की। क्या मार्च का उत्साह अप्रैल में जारी रहेगा? पिक ऑफ द सीरीज भी जानेंगे अपने एक्सपर्ट्स, यानी कि अगले 1 महीने के लिए आपको पैसे कहां पर डिप्लॉय करने हैं। तो ये पक्की वाली तैयारी आपकी हम कराने वाले हैं, आप कहीं जाएगा नहीं। लेकिन पहले 4 ट्रिगर लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पर, जिन पर आज हमारी खास तौर पर नजर रहने वाली है और जो बाजारों को भी दिशा प्रदान करने का काम करेगा। अमेरिकी बाजारों में लगातार हमने दूसरे सत्र में कमजोरी देखी है। डाउ जोन्स कल 155 अंक गिरा है। नेस्डैक की बात करें तो 93 अंकों के आसपास की गिरावट वहां पे रही है। आज पीसी प्राइस इंडेक्स, पीसी यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके आंकड़े आएंगे अमेरिकी बाजारों में और ये महंगाई का बड़ा क्रूशियल आंकड़ा होता है। इस पर यूएस फेड की नजर होगी। देखते हैं किस तरह के आंकड़े आते हैं और यहां से महंगाई को लेकर दिशा क्या होती है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 20 अंक नीचे दिख रहा है, ज्यादा चिंता की बात है नहीं। एफआईज ने कैश में 11,111 करोड़ रुपए की बाइंग की है और सोने की बात करें तो वो भी नए शिखर पर है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर है कि अगर अमेरिका में महंगाई बढ़ती है, अगर टैरिफ वॉर के चलते रिसेशन वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, तो सेफ हेवन डिमांड सोने की आई है और हम फिर से देख रहे हैं $3,080 के आसपास के भाव। एक फैसला लिया है सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और ये एक्सचेंजों को कहा है कि वो मंगलवार या गुरुवार में से अपनी एक एक्सपायरी चुन लें, क्योंकि बहुत सारी एक्सपायरी से वॉलिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो रहा है बाजार में, उसका रिस्क आ रहा है और लोगों के मन में भी कंफ्यूजन हो रहा है। और इसको दूर करने को लेकर सेबी ने रिटेल निवेशकों के हित में ये बड़ा फैसला उठाया है। कंसल्टेशन पेपर पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको 17 अप्रैल तक अपना जवाब सौंपना है मार्केट रेगुलेटर सेबी को। तो तुहिन कांत पांडे कार्यभार संभालने के साथ ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। लेकिन आज डिफेंस वाली कंपनीज बीएल, एचएएल को अच्छे ऑर्डर की खबर है और इन्फोसिस और एचसीएल टेक भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि इन्फोसिस ने एलकेक्यू के साथ एक करार किया है, यूरोप की ये कंपनी है, और एचसीएल टेक ने सैमसंग के साथ करार किया है। उनकी डिजाइन कंसल्टेंसी पार्टनर चुनी गई है एचसीएल टेक इन्फोसिस की सैमसंग के लिए। तो वो कंपनी भी आज फोकस में रहने वाली है। तो ढेर सारी आज स्टॉक्स न्यूज है, आपको हम धीरे धीरे लगातार गाइड करते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल बाजारों से। हालांकि आज बहुत ग्लोबल बाजारों से कुछ बताने लायक वैसा है नहीं। अमेरिकी बाजारों में कल हमने लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी देखी है। डाउ जोन्स 155 अंक गिरा है और नेस्डैक में 90 अंकों के आसपास की नरमी रही। ऑटो पर जो 25% अतिरिक्त टैरिफ का जो डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया है, उसके चलते बाजारों में थोड़ी सी घबराहट का माहौल तो है। अब देखना होगा कि 2 अप्रैल को जब रेसिप्रोकल टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप फैसला लेंगे तो वो फैसला क्या होता है, किन देशों को लेकर होता है, किस क्वांटम में होता है, क्या कुछ रिलैक्सेशन मिलता है उसमें, कई सारे सवाल हैं। और नजरें अब 2 अप्रैल पर हैं, ज्यादा दूर नहीं है। आज देखिए 28 अप्रैल हो गया, 2 अप्रैल 5 दिन यहां से अब दूर है, उस पर बाजारों की नजर रहने वाली है। पीसी के आंकड़े आ जाएंगे, एक क्रूशियल आंकड़ा होगा, इस पर नजर रहेगी। एशिया की बात करें तो एशिया में जापान में इन्फ्लेशन बढ़ा है और हम देख रहे हैं कि निक्केई करीब करीब 800 अंक गिर कर कारोबार कर रहा है। भारी गिरावट कल के सत्र में भी हमने देखी थी और आज फिर से वहां पर गिरावट का माहौल हम देख रहे हैं।
हैंगसेंग में जो कि हांगकांग का बाजार है या फिर चीन के बाजार में कोई ज़्यादा वहाँ से क्यूज नहीं है। फ्लैट टू नेगेटिव वहाँ पर कारोबार होते हुए हम देख रहे हैं। हैंगसेंग में करीब 100 अंकों की तेजी है, चीन में हल्की सी नरमी है, फ्लैट टू नेगेटिव वहाँ पर कारोबार हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी हल्की सी कमजोरी है, 20-25 अंकों के आसपास की कमजोरी आपको दिखेगी और एक रेंज में ही है, ज़्यादा वहाँ पर वोलेटिलिटी भी नहीं है। क्रूड की बात करें, क्रूड $74 के ऊपर कायम है। और अगर हम बात करें सोने की, तो नया रिकॉर्ड बनाया है सोने ने। सोने के भाव जो है वो कारोबार कर रहा है $3080 के ऊपर। लेकिन सेबी ने जो डिसीजन लिया है, जरा उसकी बातचीत कर लेते हैं। सेबी ने एक्सचेंजों से कहा है कि वो मंगलवार और गुरुवार में से एक एक्सपायरी चुन लें। और काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे थे कि एक्सपायरी वॉर चल रही थी एक्सचेंजेस के बीच में, बीएसई और एनएसई के बीच में। तो रिटेल निवेशकों के हित में सेबी का ये फैसला है। अभी कंसल्टेशन पेपर है, सभी स्टेक होल्डर इस पर जवाब देंगे। विस्तार से जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, बताइए क्या कहा है सेबी ने? जी हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो अपना इरादा था दिन को चेंज करने का एक्सपायरी का, उसको फिलहाल डिफर कर दिया है। और ये हुआ क्यों है? सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है जिसमें आपको यूनिफॉर्म डे ऑफ एक्सपायरी रखना होगा, यानी कि 2 दिन दे दिए गए हैं। एक मंगलवार ले लीजिए और आप गुरुवार ले लीजिए, और इन दोनों में चूज कर लीजिए कि आपको एक्सपायरी डे किस दिन रखना है। लेकिन आपको याद होगा कि 4 मार्च को पहले एनएसई ने घोषणा कर दी थी कि वो अपना जो एक्सपायरी है, जो अभी तक गुरुवार को होता है, उसको बदलकर मंडे करने वाला था। अब सवाल खड़े हो गए थे बीएसई के लिए कि क्या उसका जो एक्सपायरी डे है बीएसई के कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो जो मंगलवार को होना है वो मंगलवार होगा या वो भी चेंज होगा। तो इन सब सवालों के बीच में यहां पर रेगुलेटर ने बीच में बोला है, अब कंसल्टेशन पेपर लेके आ गए हैं और साफ कर दिया है कि उनका इंटरवेंशन होगा। ऐसा नहीं है कि वो अननोटिस्ड गया है। और रेगुलेटर ने बोला है कि आप यूनिफॉर्म एक्सपायरी डे करिए। साथ ही साथ रेगुलेटर से पूछना जरूरी है आपको जब भी किसी भी तरीके के एक्सपायरी डे में बदलाव करना है। तो ये जो टिप्पणी है वो कंसल्टेशन पेपर में की गई है, अभी कोई ये फाइनल नॉर्म नहीं है। लेकिन चूंकि रेगुलेटर की तरफ से ये इस तरीके का निर्देश, इस तरीके की मंशा आई है, एनएसई ने डिसाइड किया कि उसने जो डिसाइड किया था कि आप जो एक्सपायरी डे है वो थर्सडे से बदल के मंडे कर देंगे, फिलहाल के लिए वो रुक गया है और 4 अप्रैल से वो नहीं होने वाला है। ठीक है, शुक्रिया अंकुर। तो ये देखिए, कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा था और हाल फिलहाल अगर पिछले 2-3 महीनों में देखेंगे तो एक्सपायरी के दिनों में दोनों एक्सचेंजेस की तरफ से बदलाव की खबरें आई हैं और वो फ्रीक्वेंटली हो रहा है। इससे हो क्या रहा है कि कंफ्यूजन की भी स्थिति पैदा होती है। याद रखना भी एक चैलेंज है कि अच्छा किस दिन कौन सी एक्सपायरी पड़ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो रिस्क सेबी को लग रहा था वो ये कि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, कंसंट्रेशन वाला एक रिस्क हो रहा था और पूरे हफ्ते कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि वोलेटिलिटी का माहौल बना हुआ रह रहा था। ये चैलेंजेस थे। डिम्पी, अगर अचानक से किसी को पूछ दिया जाए कि अच्छा एक्सपायरी फला एक्सपायरी किस दिन है, तो लोग 2 मिनट के लिए रुक के पहले सोचेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप सेबी के इस कंसल्टेशन पेपर को? मामला रेवेन्यू से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। वॉलेटिलिटी इसलिए भी कम होगी क्योंकि एक्सपायरी सिर्फ एक पड़ाव होती है और उसके बाद वो चेंज हो जाती है। टिपिकली बैंक निफ्टी में जब से वीकली ऑप्शंस खत्म की गई हैं तब से एक्सपायरी के प्रेशर को हमने अलग तरीके से मेंटेन देखा है। बीएसई एनएसई दोनों के फ्यूचर्स काफ़ी एक्टिव हैं और दोनों का थोड़ा सा मामला ये है कि भाई जिसकी एक्सपायरी 1 डे बिफोर होगी पैसा वहीं मूव करेगा, बाद में पैसा दूसरी एक्सचेंज पे जाके मूव करेगा, तो इसलिए ये होल्ड रहती है। सोमवार को एनएसई का मामला ये था कि भाई हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि सोमवार फर्स्ट डे होगा, आप आएंगे सीधा हो जाएगा। लेकिन अब सोमवार वाले मामले को टाल दिया क्योंकि इससे पहले तो कोई दिन ही नहीं था। संडे था, फिर सैटरडे आता है, फिर आप सीधा फ्राइडे आते हैं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन था कि आप सोमवार को ले आओ। लेकिन दोनों एक्सचेंजेस का अपना अपना रेवेन्यू मॉडल्स है, अपने अपने काम करने के तरीके हैं। इसलिए मेरे को अच्छा एक और पॉइंट, क्या एक्सपायरी से बाजार पे कोई फ़र्क पड़ता है? बाजार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ट्रेडिंग वॉल्यूम पे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो उसको अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से जोड़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर बाजार के साथ जोड़ेंगे तो कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हाँ, अगर ख़त्म हो रहा होता कुछ तो बात थी, सिर्फ डेज चेंज हो रहे हैं, यानी कि स्वैपिंग ऑफ अ डेज हो रही है, नॉट द अबॉलिशिंग ऑफ अ डेज हो रही है, तो वो तो रहेगा। बस यही था, वो रेवेन्यू मॉडल है और मेरे को इसमें कुछ ज़्यादा रीड करना नहीं है। इस कंसल्टेशन पेपर जैसा है और
अब मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई होगा, इसमें आराम से बीच का रास्ता निकल जाएगा। दो ही देश के एक्सचेंजेस हैं, एक के पास ज़्यादा वॉल्यूम है, एक के पास कम है, तो आराम से सेटल हो जाएगा। ये कोई वैसा बड़ा इशू है भी नहीं मेरे हिसाब से। तो ठीक है, चलिए एफआईज पर आते हैं। ठीक है, चलिए एफआईज पर आते हैं। एफआईज ने कल बढ़िया बाइंग की है और 11,111 करोड़ रुपए की बाइंग आई है। हालांकि कल जीवी केमिकल में केकेआर ने जो अपना स्टेक बेचा है, थोड़ा उसका पोर्शन जरूर होगा, लेकिन एफआईज का मोमेंटम वैसे दिख रहा है, इंटेंट दिख रहा है बाजार में खरीदारी करने को लेकर। डिम्पी, लॉन्ग होल्डिंग कितनी हो गई है? ये लगातार देखिए, मतलब अच्छा लगता है कि हरे हरे जब ग्राफिक्स स्क्रीन पर आते हैं एफआईज की बाइंग को लेकर, और मूड इनसे भी बेहतर हो रहा है। नहीं, बात आपकी बढ़ना, आपने जैसे कई बार भी आपको बोला है कि मार्केट में क्या बदला, क्या टैरिफ वॉर बदला? नहीं, अब तो 2 तारीख को आप एक नई खेप देखने जाओगे जो टैरिफ की है। इससे वजह से कल ऑटो स्टॉक्स पिटे हैं कल काफ़ी ज़्यादा। तो बदलने में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तो आरबीआई की बैठक हुई, ना तो सरकार की कैबिनेट की बैठक से कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैसले आए, ना ही देश के वित्त मंत्री ने एफआईज के ऊपर कुछ बोला। तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, चेंजेस किसी भी तरह का नहीं था। एक जैसे कहते हैं ना कि अब सिस्टम जनित प्रॉब्लम्स हुई और सिस्टम जनित प्रॉब्लम से वापस से हम ठीक हुए हैं। हुआ क्या, आपको खुद पता है कि जब टैरिफ का वॉर शुरू हुआ तो सभी देशों को उसका दर्द झेलना पड़ा, हमने भी झेला और हमने भी लेवल्स खोए। हम तो ऑलरेडी पहले भी एफआईज को माल काट ही रहे थे, अपना उनका माल बिक ही रहा था, लेकिन जहाँ पे वो पार्क थे वहीं पे आग लग गई। तो धीरे धीरे करके वो वहाँ से निकले और धीरे धीरे करके इंडियन मार्केट्स में आए। हमने आपको तो 1-1.5 महीने पहले भी कहा था कि एफआईज ज़रूर इंडिया में आएंगे, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको किसी कंट्री से प्यार है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ अच्छा पैसा बनना चाहिए। इंडियन मार्केट्स के अंदर सेफ्टी भी आ गई, अब सिक्योरिटी भी आ गई और वैल्यूएशन तो अच्छी आ ही गई है, तो इसलिए उनका आना लाजमी था। अब मैं आपको जरा ग्राफिक्स हमने बनाए हुए हैं ऑलरेडी, अगर आप एफआईज की कैश पोजीशंस वगैरह देखेंगे लॉन्ग होल्डिंग्स के हिसाब से, तो ये पिछले 6 महीने में अब तक की सबसे ज़्यादा है, जो हो चुकी है 40%। अगर आपको याद होगा तो हमने 3-4 दिन पहले इसी 40% की बात बोल रहे थे, कि जब 32% के आसपास था, कि हमें ऐसा लगता है कि इस सीरीज़ के एंड तक या इस मंथ के एंड तक करीब 40% एफआईज आ जाएंगे। और हमें बड़ी खुशी है, कई बार सरस्वती जीवा पे बैठी होती है, उसी समय जो हमने वो लेवल्स बोले, आज हमने कल लास्ट एक्सपायरी वाले दिन लास्ट मिनट पे वही 40% एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग्स देख ली, तो दिन अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगता है कि जब हमारे डाटा जो हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, मार्केट वैसा ही रिएक्ट करता है। एक डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? वो खुशी हो सकती है कि अगर वो दवाई दे और किसी पेशेंट को दवाई लग जाए और बिल्कुल मरता हुआ पेशेंट एकदम से चंगा भला होकर खड़ा हो जाए, तो आपको देखिए डॉक्टर की अपनी खुशी होती है। पैसा वैसा अपनी जगह है, लेकिन एक प्रोफेशन की खुशी भी होती है। एग्जैक्टली मार्केट के जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं, उनकी खुशी भी यही है कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, क्या वैसा ही मार्केट बिहेव कर रहा है? अगर वैसा ही मार्केट बिहेव करता है तो आपका कॉन्फिडेंस चरम पर पहुंचता है, फिर आप और अच्छा डिसीजन और फाइन ट्यून करते जाते हो और एक बेहतरीन प्रोफेशनल और एक बेहतरीन कलाकार बन जाते हो। एग्जैक्टली यही हुआ है मार्केट के अंदर। मार्केट में जिसने भी डाटा के बेसिस पर एनालिसिस किया, मार्केट ने उसको प्रूव किया और उनका कॉन्फिडेंस हाई किया। ये कॉन्फिडेंस हाई सिर्फ लेवल्स में नहीं हुआ, बल्कि आप देखोगे आपके अकाउंट्स में भी हुआ है, आपके पोर्टफोलियो अकाउंट्स में भी काफ़ी अच्छे से बदलाव हुआ है। मैं एफआईज की होल्डिंग पे यहीं आके रोक दूंगा 1 मिनट के लिए। 40% हो चुके हैं एफआईज की होल्डिंग। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर 40% से नीचे जाएगा कि 40% से ऊपर आएंगे? अगर 40% से ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी मेरे से अगर आप पूछें तो मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट 50-50 वाली रेशियो है। 60-40 में बोलने वाला मैंने रोक दिया, 50-50 वाली है। असल में क्या है कि अब अर्निंग्स की ना वेट होगी, इस सीजन में अर्निंग्स की वेट होनी है। हम अप्रैल में आ गए हैं, तो कोई बड़ा एग्रेशन नहीं आएगा। मैं और भी आपको रोल ओवर वगैरह ओपन इंटरेस्ट से सारी चीज़ बताऊंगा। आज मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि आज नई सीरीज़ की शुरुआत है, बहुत सारे डाटा होंगे आपके सामने रखने के लिए, और मेरे को लग रहा है ये जो वीडियो होगा आज का, ये आपके बहुत काम आएगा पूरे अप्रैल सीरीज़ के अंदर। तो जो मैं बात आपसे कह रहा था कि जो एफआईज की होल्डिंग है कि 50% तक पहुंच जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को थोड़ी 50-50% जैसी लगती है। मान लो पहुंच गया तो क्या होगा, तो नियर अबाउट आप 24,000-24,200 तक आ जाओगे, नया हाई नहीं बनेगा। 24,000-24,200 तक आ जाओगे। 50% आने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। बोले अगर नहीं गया 50 तो क्या नीचे खिसक के आ जाएगा? हाँ, नीचे अगर खिसक के आता तो मेरे को लगता है 30-32% के आसपास आके वो अपने आप को रोक देगा, कंसोलिडेट करेगा और अर्निंग्स की वेट करेगा।
आई रिपीट माई सेल्फ, अर्निंग्स इस बार बहुत इंपॉर्टेंस रहेंगी इन एफआईज को रोकने के लिए या फिर बाजार को और चलाने के लिए। अर्निंग का रोल सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट है जो मैंने आपके सामने रखा। एक और नंबर आप जरा स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, वो इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर, जहां पे माइनस फिर से आया 19,000 करोड़ रुपए के आसपास का। ये टिपिकली एक्सपायरी के एडजस्टमेंट्स का नंबर है। आप डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। अभिषेक जी, मैं आपको 3 लाइन से क्लियर कर देता हूं। अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब ने वो ग्राफिक्स बनाए जो मैंने मेल पे भेजे हैं, मैं सिर्फ 3 लाइन आपको बताता हूं, यानी 3 पॉइंट्स मैंने जो जिस्ट ऑफ द समरी निकाला है। पहला होता है रोल ओवर नंबर। रोल ओवर इस बार जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का है वो 77% के आसपास आया रोल ओवर, है ना। तो इस रोल ओवर का बेनिफिट क्या होगा, इस रोल ओवर की चीज़ें क्या हैं। इस रोल ओवर का मतलब यह है कि हम एवरेज से स्लाइटली कम हुए हैं, स्लाइटली कम है। 82-83% के आसपास का हमारा रोल ओवर है और हम करीब 77% का हम रोल ओवर लेके आए हैं। 77% का हम रोल ओवर लेके आए हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट एग्जैक्टली उसी रोल ओवर के आसपास आके बंद हुआ है। एक्साइटमेंट मार्केट के अंदर बना रहेगा। दूसरा पॉइंट होता है ओपन इंटरेस्ट। क्या सीरीज आपकी हैवी है कि लाइट है? सीरीज आपकी लाइट है बॉस। 91,000 कॉन्ट्रैक्ट आए हैं बैंक निफ्टी के, आने चाहिए थे 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के अंदर। तो हल्का होके आए हो आप इतने हल्के हो कि मैं आपको अगर ऐसे भी करूंगा ना तो आप आगे भाग जाओगे, अगर ऐसे खींचूंगा तो मेरी तरफ खिंच के आ जाओगे। तो चॉपीनेस मार्केट्स के अंदर रहेगी अगले 10 दिन के लिए, जब तक ये ओपन इंटरेस्ट थोड़ा डेंस नहीं हो जाता। ये डेंस शॉर्ट कवरिंग से नहीं होगा, अब ये लॉन्ग से होगा। जब तक अब लॉन्ग नहीं आएंगे, ओपन इंटरेस्ट डेंस नहीं होगा और एक बड़ा मूव नहीं आप पा पाओगे। इसलिए चॉपीनेस तो रहेगी, पॉजिटिवनेस भी रहेगी, लेकिन बड़े मूव के लिए अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज लाइट सीरीज होके आई है। और लास्ट में थर्ड पॉइंट आता है प्रीमियम्स का, कि प्रीमियम कितने आए हैं, इच्छा शक्ति कितनी है। तो इच्छा शक्ति भरपूर है बॉस। 380 पॉइंट का प्रीमियम आया है इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर, और करीब 200 पॉइंट का प्रीमियम आया निफ्टी के अंदर। तो बाजार के अंदर जो ट्रेडर्स हैं उनकी मानसिकता ये है कि भाई चलो ठीक है, हम आ गए हैं, आगे का भी रास्ता हमको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो आगे बढ़े चलो। तो इस वाला मामला, तो मैंने 3 पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए एफआईज के साथ जोड़ के। फर्स्ट, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से लाइट सीरीज है, थोड़ा डेंस होने देना। प्रीमियम्स अच्छे हैं, इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी आई है मार्केट के अंदर। थर्ड इज रोल ओवर। रोल ओवर स्लाइटली कम है बट इतने भी कम नहीं है। 4.5-5% का मूव आने के बाद भी रोल ओवर अगर एवरेज के आसपास रहे तो इट्स अ गुड साइन। और ऑलरेडी एफआईज की पोजीशन में आपको 40% बता चुका हूँ। ठीक है, तो ज़्यादातर जो संकेत हैं वो ठीक ठाक लग रहे हैं बाजार के लिए। और जो अगर हम नए संकेतों की बात करें यहाँ से, जो बाजार को थोड़ा सा और दिशा देंगे और शायद उसमें पोजीशन ऐड करने में भी मदद करेंगे, वो एक तो है, देखिए 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ पर ट्रम्प का फैसला आएगा। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा क्रूशियल हमारे लिए, जो हमारे फंडामेंटल्स के हिसाब से हमारी अर्निंग्स आने शुरू हो जाएगी Q4 की, और वो पहले हफ्ते से अप्रैल के लास्ट 7-8 अप्रैल से नतीजा आने की शुरुआत हो जाती है। आईटी की बात करें तो आईटी सबसे पहले आती है, 10-11 के आसपास वो भी आ जाएंगे, टीसीएस या फिर एचसीएल टेक वगैरह के नंबर। डिम्पी, अब निफ्टी पर आते हैं। कल हमने देखा कि जो परसों की जो लॉस थी उसकी पूरी की पूरी रिकवरी कल बाजारों ने करके दे दी। शुरुआत थोड़ी सी कमजोर जरूर हुई थी। किस तरह से आप देख रहे हैं? कल हमने 23,600 के आसपास की क्लोजिंग देखी है। आपको लगता है कि बाजार यहाँ से, जो हम कह रहे हैं कि नहीं 23,800 के आसपास एक छोटा सा हर्डल है, क्या उसको पार करने का इंटेंट दिखा सकते हैं आज? देखिए हर्डल तो है अभिषेक जी, मैं ये बात आपको देखो, जो लोग इस चीज़ की खुशी मना रहे हैं कि सपोर्ट पक्के हैं, मैं थोड़ा ये भी आपको आगाह कर देता हूँ डाटा के बेसिस पर। हाँ, इसमें मेरा 1 रुपया का भी कुछ ब्लेंडिंग नहीं रहती। मैं आपको बता दूं तो रेजिस्टेंस भी पक्के हैं। कोई आदमी अगर ये बोले ना कि सपोर्ट पक्का है जी बाजार का, 100% सपोर्ट पक्का है, बाजार में दम है, काफ़ी चलेगा, डाटा अच्छा है, लेकिन रेजिस्टेंस भी उतने ही पक्के हैं। ये रेजिस्टेंस की जो भी आपने जो लेवल बोला है ना 22,800, 23,800, एग्जैक्टली 22,800 और 23,800 में यही फर्क है। 22,800 इस सीरीज का नहीं, अब मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है। अब उसके बाद तो नेचर चेंज करेगा मार्केट अपना, यानी कि 22,800 कभी वापस टेस्ट करने के लिए आ गया ना, तो ये बाइंग ऑन डिप्स का बाजार बदल के फिर से सेल ऑन राइज का बाजार हो जाएगा। आप उसी गर्क में वापस पहुंच जाओगे जिससे भी बड़ी मुश्किल से निकल के आए हो आप। लेकिन क्या रास्ता बहुत सुगम है आगे? वो थोड़ा मैं न्यूट्रल स्टांस लेते हुए बोलूंगा कि रास्ता उतना भी सुगम नहीं है। 22,700, 22,800 हमने ऑप्शंस की चेन भी चेक की हुई है। 22,800 की कॉल के अंदर एग्रेशन नहीं आया कल सिर्फ 1% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और करीब 12-13% ही प्रीमियम जुड़ा है। तो नहीं तो एग्रेशन साफ साफ आ सकता था। कल हमने 23,500 के ऊपर ही क्लोज किया है। तो मैं निफ्टी के लेवल से चार्ट पे दिखाता हूँ, एक बार जरा मेरी स्क्रीन वाला चार्ट भी दिखा देना। देखो आपका जो एक बहुत बढ़िया मूवमेंट, बहुत अच्छा वाला फेज था ना, वो निकला है
और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन का मार्केट होगा। अब ये कंसोलिडेशन आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, जहाँ पे भी मैं मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। ये कंसोलिडेशन इस लाइन का बेस बना के चला है और ये मेरे को लग रहा है ये लाइन का बेस बना रहेगा। गलती से टूट गया तो नीचे एक और बेस हमारे लिए बना हुआ है। कुल मिला के कहने की बात है कि आप अप्रैल सीरीज के अंदर 23,000 का लेवल जल्दी जल्दी नहीं तोड़ेंगे, ठीक है जी। ये तो होगी सपोर्ट की बात कि 23,300 और 23,000 का लेवल आप जल्दी जल्दी नहीं तोड़ेंगे, और मेरे से अगर पूछेंगे तो 23,000 का लेवल नहीं टूटेगा। मार्केट का अभी तक का डाटा तो यही बता रहा है। अब चलेंगे कहां तक, तो 23,700 23,800 ये आपको चार्ट पे नहीं दिखेगा, बट ये आपको ऑप्शंस के चेन के अंदर दिखेगा। वहां पे अभी एग्रेशन नहीं है, वहां पे अभी ट्रेडर्स पहुंचा नहीं है, मानसिकता नहीं पहुंची, और एक और सीरीज थोड़ी सी लाइट है तो चौपी रहेगा। कोई भी अच्छी न्यूज़ तो मार्केट को लेके जाएगी, कोई भी बैड न्यूज़ मार्केट को नीचे भी ला सकती है। तो ध्यान रखना, थोड़ा चौपी सेशन रहेगा, बट आपकी रेंज बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपके माइंड में लेवल्स छप जाने चाहिए। 2 लेवल छापने हैं आपको अपने माइंड में। पहला छापना है 23,300 का सपोर्ट, दूसरा छापना है 23,700 का रेजिस्टेंस, फिर 800 का भी रेजिस्टेंस है। तो ये 700-800 वाली जिस दिन रेंज पार हो जाएगी फिर हम चर्चा नहीं करेंगे। जब तक ये रेंज पार नहीं होती है तब तक इसी रेंज के अंदर प्ले करो। पहला सपोर्ट 23,500, दूसरा 23,300, और पक्के वाला सपोर्ट पूरी सीरीज का 23,000 है, और ऊपर जाते समय 23,700 और 23,500 है। छोटे से पॉइंट के साथ मैं इसे निफ्टी को क्लोज कर देता हूँ। प्रीमियम्स अच्छे आए हैं, ओपन इंटरेस्ट लाइट आया है, 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट आए हैं, आने चाहिए थे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट। डीएमए 100 दिन का वापस अचीव कर लिया, 200 दिनों का डीएमए 24,000 है, जिसको अचीव करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार अचीव हो गया तो टारगेट अनकम्प्लिश, यानी कि टारगेट कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है जी। उसके बाद का फिर बाद में सोचेंगे। फिलहाल अप्रैल सीरीज में आप 3 लेवल याद रखना, 23,700, 800, 24,000, नीचे सपोर्ट याद रखना 23,500, 23,300, 23,000। मैंने सब कुछ आपको बता दिया, इससे ज़्यादा तो मेरे पास भी नहीं है बताने के लिए। ठीक है, ये निफ्टी की और एफआईज की कंप्लीट एनालिसिस होगी। निफ्टी बैंक पर आते हैं, जहां पर हमने जो सीरीज खत्म हुई है निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा जोश उसमें देखा है। कल 51,500 चाहिए था, बाजार ने उसको फिर से लाके दे दिया। 366 अंकों के आसपास की तेजी रही, और जो बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब जो दिशा देंगे निफ्टी बैंक को, उनमें ऐसी कोई शेडिंग दिख नहीं रही दिन पे। एचडीएफसी बैंक हो, एसबीआई हो, कोटक बैंक हो, कल हल्की सी नरमी उसमें जरूर रही। निफ्टी बैंक का मूव किस तरह से देख रहे हैं, और क्या निफ्टी के मुकाबले, मतलब अग्रेशन वैसे तो होता ही है, वॉलेटाइल भी होता है, आज किस तरह की चाल आप देख रहे हैं? लास्ट डे है और इस हफ्ते का लास्ट डे है, फिर एक्सटेंशन भी है, एक्सटेंडेड न्यूज़ छुट्टी है, ठीक है ना, सैटरडे संडे एंड मंडे। तो आज एकदम से आप मेरे से पूछें कि आज क्या होगा या 1-2 दिन में क्या होगा, तो मार्केट के अंदर अभी कोई एग्रेशन नहीं है। देखो एक बात बताता हूँ आपको मैं, आप अभी बारात में गए, खाना वाना खूब बढ़िया से खाया। अभिषेक जी को विंडो में रखो 1 मिनट के लिए, हाँ। तो अभी आप गए बारात में, आपने अच्छा खाना वाना खाया, बढ़िया, आपको पान वान भी खिला दिया, लास्ट में सब कुछ है, हो गया, सब कुछ ओके हुआ। अब मैं आपसे बोलूँ नहीं, एक बारात में ना आपको और भी चलना है, तो आप बोलोगे यार कुछ तो रुको, अभी 2 दिन और सब्र कर लो, फिर हम चलेंगे बारात में आपके साथ, यही बोलोगे। एग्जैक्टली यही हुआ है। अब आप मार्च में बहुत अच्छा सा एंजॉय करके आए हो मार्केट के अंदर, एकदम से अप्रैल के अंदर आती है ऐसे तोड़ फोड़ नहीं बचाओगे। थोड़ा सा मार्केट को पक्का होने की ज़रूरत है। मैंने ऑलरेडी 3-4 लेवल आपको बताए हैं। एक तो सीरीज़ थोड़ी लाइट आई है, दूसरा अभी थोड़ा पक्का होने की ज़रूरत है। ऑलरेडी एफआईज इस सीरीज़ में आते आते तक 40% तक आ चुके हैं, जो कि उनका ऑलमोस्ट 50% अराउंड वाला मामला बन सकता है ना, आने वाले दिनों में भी। तो थोड़ा सा समय लेके बाजार चलेगा और थोड़ा चॉपीनेस दिखाएगा, ये ऐसे करके चलेगा। और एक और चीज़, लास्ट 15 दिनों में जो आपने पैसे बनाए हैं ना, अब अगले 15 दिनों में वैसे पैसे नहीं बनेंगे, थोड़ा सा टफ होंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपने बैंक निफ्टी का क्वेश्चन पूछा, मैं इसको एफआईज के तार के साथ जोड़ देता हूँ। एफआईज आएंगे, सबसे पहला पैसा कहाँ पे पार्क करेंगे? बोले जी 2 मेजर सेक्टर है, पहला वो आईटी में पार्क करते हैं, दूसरा वो बैंक और एनबीएफसी में पार्क करते हैं। आईटी का तो हाल देख लो, बहुत बुरा है। ऑटोज़ में पार्क होता है, ऑटोज़ का हाल देख लो, कल ही आई है टैरिफ वाली खबर, हाल बुरा है। तो फिर ये पैसा कहाँ पे पार्क हुआ होगा? ये पैसा बैंक्स पे पार्क हुआ होगा। इसलिए आपको एक्सिस बैंक, इसलिए आपको एचडीएफसी, इसलिए आपको आईसीआईसीआई, इसलिए आपको कोटक, ये सारे निजी बैंक जो टिपिकली इंस्टीट्यूशनल के सबसे फेवरेट बैंक्स होते हैं, वहाँ पे आपको एग्रेशन दिखा। सीरीज़ के लास्ट डेज में भी एग्रेशन दिखा, ये उसी की वजह से हुआ है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर एफआईज अब मान लो 2-4% रुक गए या नहीं आए या 1 मिनट के लिए यहीं रुक गए, तो फिर बैंक को भी कंसोलिडेट करना होगा।
क्योंकि आईटी की भी बारी आएगी, ऑटो की भी बारी आएगी। और अगर आप मेरे से पूछें निजी तौर पर कि किस में वैल्यू हंटिंग करनी है, तो मैं बोलूँगा आईटी का डाटा और ऑटो के डाटा को 100% चेक करना। इसमें आपको वैल्यूएशन अच्छी मिलेगी, वैल्यू हंटिंग मिलेगी। यूफोरिया में यानी कि मार्केट के बहाव में जब बहोगे तब तो वही जाओगे, लेकिन अगर आप सोच समझ के कोई ट्रेड देखना चाहोगे ना, तो वैल्यू हंटिंग आपको ऑटो में और आईटी में करनी चाहिए। और इस चीज़ का डर निकाल देना चाहिए फिलहाल के लिए कि हमको टैरिफ वेरिफ होगा। टैरिफ का डर ऑलरेडी काफ़ी पहले भी डिस्काउंट होता हुआ दिख रहा है। अब मैंने चार्ट जो स्क्रीन पर रखे हुए हैं उन डाटा को मैं क्लब कर देता हूं जल्दी से। वैशाली पारिक इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ भी चुकी हैं। ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट अच्छे हैं। मैं लेवल से क्लियर कर देता हूं। 51,500 के ऊपर हम बंद हुए हैं। 51,300 पहला सपोर्ट, 51,000 दूसरा सपोर्ट और 50,800 तीसरा सपोर्ट। बोलेंगे इन तीनों सपोर्ट आपने बता दी चरणबद्ध तरीके से, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है 50,800। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैं एक एक शब्द आपको बहुत गौर से बता रहा हूं। 50,800 ट्रेंड रिवर्सल का साइन देगा। 50,800 तक अभी आप बाइंग ऑन डिप्स हो। सीरीज लाइट है, 91,000 कॉन्ट्रैक्ट की नई सीरीज में आए हैं। उतार चढ़ाव होगा, काफी हो सकता है। हाँ, तो आप डरना नहीं, घबराना नहीं, बाजार कहीं नहीं जा रहा, बाजार यहीं रहेगा। और बाजार थोड़ा पॉजिटिव बायस के साथ आया है अगली सीरीज में अप्रैल में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 50,800 जब तक पक्का है, कोई भी डिप में आपको मौका मिले प्लस करते रहना। आपको मैंने 2-3 लेवल्स भी बता दिए, 51,500, 51,300, 51,000, जैसे आपको ठीक लगता हो वैसे अपने अपने फेजेस में लेना। एक और चीज, बाइंग ऑन डिप करना, बाई मत करना, बाइंग ऑन डिप करना टिल 50,800 तक। ऊपर आते समय 52,000, 52,200 एक टफ कॉल होगी। जैसे 23,800 निफ्टी का पार करना मुश्किल होगा, एक टफ कॉल होगी, ऐसे ही बैंक निफ्टी के अंदर 52,200 को पार करना एक टफ कॉल होगी। लेवल्स मैंने बता दिए। ऑप्शंस वाले थोड़ा ध्यान से काम करना, क्योंकि अभी नई सीरीज आई है, प्रीमियम थोड़े हाई हैं, प्रीमियम्स को कूल डाउन होने देना, आराम से ट्रेड करना। और वैसे भी क्यों लोड लेना चाहते हो बॉस? 3 दिन की छुट्टी एंजॉय करना। आज ज़्यादा बाजार को भी मत काम करने दो, खुद भी मत करो, थोड़ा शांति रखो बाजार में। और अच्छे से रोल ओवर आया, न्यूट्रल आया, बाय राइट एंड सिट टाइट एंड नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन के स्टांस के साथ आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वैशाली पारिक भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और उनसे भी जरा करते हैं बातचीत। वैशाली मैम, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अमूमन आपका एनालिसिस और मेरा एनालिसिस काफ़ी हद तक क्या मतलब ऑलमोस्ट 100% ही मैच कर जाता है, क्योंकि जिन चीज़ों को शायद आप देखते होंगे वो आपसे सीख सीख के हम भी वो चीज़ें देखने लग गए। वैशाली, एक चीज़ आपसे पता करनी है, अगर आपका हमसे कुछ अलग स्टांस है तो ज़रा वो भी बता दीजिए और वजह भी बताइएगा और अपने एनालिसिस भी दीजिएगा। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी पे, फिर हम स्टॉक्स की चर्चा को शुरू करेंगे। जी और आप सभी को नहीं, व्यू तो काफी सिमिलर ही है, बट जैसे आप बता रहे हैं, कल हमने देखा 23,412 का जो लो हुआ था, तो मोटा मोटी बात सेम ही है। 23,300 ट्रेंड को इंटैक्ट रखने के लिए 23,300 का सपोर्ट रहना आवश्यक है, और 23,700 800 का जो रेजिस्टेंस बैंड है उसके ऊपर सस्टेन करना आवश्यक है टू लुक फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 24,200। और बैंक निफ्टी में 50,500 का एक सपोर्ट मैं देखूंगी, और एक बार 51,800 और 52,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 52,500 53,000 ये फॉलो ऑन अपवर्ड मूव देख सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मार्केट मेरे हिसाब से अभी, अब जैसे कि आपने बताया 3 दिन की अभी छुट्टी है, तो आई थिंक कंसोलिडेशन में है। और आप जैसे वैल्यू बाइंग, जैसे कि हमने, आप भी आईटी इंडेक्स की बात कर रहे थे और अपनी पहले भी ये चैनल पे बात हुई है दैट आईटी इंडेक्स ऑन द होल 36,000 का एक अच्छा सा सपोर्ट है, और वहां से हमने देखा ऑलरेडी 1,500 पॉइंट का एक अपवर्ड मूव आ जाए। सो आई थिंक जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्टॉक्स जो है उनमें बाइंग का बेटर व्यू रहना चाहिए, बिकॉज जो मोमेंटम है वो आई डोंट थिंक अभी दिखेगा। इट विल बी अ साइडवेज मूव। सो वैल्यू बाइंग जो धीरज से अपने राइट सपोर्ट लेवल्स पे, जैसे कि हमने देखा हीरो मोटो, बजाज ऑटो, ये सब स्टॉक्स, इवन इन आईटी सेक्टर आप देखेंगे परसिस्टेंट, कोफॉर्ज, सपोर्ट के पास से हमने अगर कंसिडर किया हो तो अच्छा सा ऑलरेडी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का मौका मिल चुका है। सो आई थिंक ये टाइम है, जो स्टॉक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में फेवरेबल दिखते हैं उसमें इंटरेस्ट ज्यादा दिखाना चाहिए। बढ़िया है कि जहां पर आपको लगता है कि नहीं
अच्छे रिवॉर्ड कर सकते हैं, जोखिम कम हो, वहाँ पर आप फोकस कीजिए। निफ्टी बैंक यहाँ से अगर 51,800 52,000 अगर गेन कर लेता है तो फिर 52,500 की आप तैयारी उसमें कर लीजिएगा। ऑलरेडी तेजी का मोमेंटम निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं। वैशाली जी गुड मॉर्निंग। नई सीरीज की शुरुआत हो रही है तो एक काम करते हैं, नई सीरीज के शेयर से शुरू करते हैं और लेकर आएंगे पिक ऑफ द वीक। पिक ऑफ द वीक, सो आई थिंक वेल हम देखेंगे तो मेरा ध्यान आईटी सेक्टर में रहेगा। मैं टीसीएस पे ध्यान दूंगी बिकॉज टीसीएस अगर आप देखेंगे चार्टिकली एक डबल बॉटम हो चुका है और अगर ये आईटी इंडेक्स में फॉलो ऑन बाइंग आई तो मैं इस पे जरूर ध्यान दूंगी। 3400 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपवर्ड मूव हम देखेंगे तो ये जा सकता है टुवर्ड्स 3800 टू 3900 लेवल्स। देखो वैशाली ने भी अब अभिषेक जी हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई, अभी बात हो रही है वैशाली जी से और थोड़ी देर पहले हम एग्जैक्टली आपको ये बता रहे थे कि आईटी एंड ऑटो में से ही आप चुनना, और वैशाली ने सीधा पिक ऑफ द सीरीज जो दी वो आईटी का ही काउंटर दिया और वो भी टीसीएस से बड़ा काउंटर्स दिया। मैं 1 मिनट के लिए जरा मेरी स्क्रीन पर वो चार्ट दिखा देंगे, वैशाली भी आई थिंक इसके लिए काफ़ी एग्री होंगी। वैशाली अगर हम कहीं गलत बोलें, आपकी कॉल है, आपके ही लेवल्स है, बट चार्ट जरा मैं दिखा देता हूँ, एक बार के लिए जरा दिखाइएगा। ये देखिए पूरा रिवर्सल होके आया हुआ है, मैं इसको ना आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पूरा एक रिवर्सल है, ये और भी डिप हो सकता था बट हुआ क्या, यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज शुरू हो गया। ये देखिए ये कंसोलिडेशन का फेज है, ये फेज थोड़ा पुल बैक करेगा, पहले यहाँ तक का फिर यहाँ तक का पुल बैक है और ये कहीं भी आपको 3800 तक भी लेके जा सकता है। ड्रैगिंग चल रही है और ये नई सीरीज में वैल्यू हंटिंग इसको यहाँ तक लेके आ सकती है। उसके बाद का बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए ये पूरा पैराबोलिक मूव को हम खत्म करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे इसको। तो तोड़ने के लिए अच्छा वैल्यू बाय टीसीएस है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। वैशाली मैम की प्लेट एक बार लेके आइए जरा, जो उन्होंने बताई है टारगेट स्टॉप लॉस की, वो आप दिखा सकते हैं। तो ये बस अब आपको डिसाइड करना है, आपको यूफोरिया के साथ चलना है यानी कि बैंक्स के साथ चलना है, दैट इज कॉल्ड यूफोरिया, जो मार्केट का बहाव है। दूसरा कि आपको वैल्यू हंटिंग करनी है, आप ये खुद डिसाइड करो कि आपको चाय के साथ बिस्किट खाना है कि रस खानी है, ये आप डिसाइड करो। ठीक है, टीसीएस हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग जब आई तो 3500 रुपए के आसपास शेयर ये आया, एक दो बार नीचे भी गया लेकिन वहां से अच्छा रिवर्सल दिखाया और एक फिर कंसोलिडेशन के फेज से बाहर निकलने की कोशिश है। 3650 रुपए के प्राइसेस आपको दिखेंगे, 3800-3900 रुपए की आप तैयारी कर लीजिए। वैशाली की ये टारगेट है और स्टॉप लॉस के लेवल भी आपके स्क्रीन पर हैं। कल 15 रुपए की कल तेजी, 15 रुपए और जोड़े हैं टीसीएस ने। हालांकि देखिए माहौल थोड़ा सा नेगेटिव जरूर रहा हाल फिलहाल। एक एक्सेंचर वाली खबर आई थी अमेरिका में, हमने देखा कि कॉस्ट कटिंग वाले मेजर्स लिए जा रहे हैं, थोड़ा इन्फ्लेशन की चिंता है। उस चिंताओं के बावजूद भी टीसीएस ने मूव दिखाया है। वैशाली जी दूसरा शेयर कौन सा होगा आपका? तो एक मिड कैप या स्मॉल कैप जो भी HFCL, आप देखेंगे ये भी एक स्टॉक काफी करेक्टिव मूव आ चुका है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बन रहा है, अक्यूमुलेशन यहाँ पे देख रहे दैट यस कंसोलिडेशन जरूर है। सो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे हिसाब से ठीक है और ये स्टॉक आप देखेंगे 170 का जो हाई बना था वहां से अभी हम ये लो देख रहे हैं। सो आई थिंक 76 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है। आई थिंक इसमें बाउंस बैक आएगा तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 90, उसके बाद वी कैन हैव अ रीलुक, उसके ऊपर जा रहा है तो 100-105 तक जा सकता है। सो ये भी एक साइंस ऑफ बॉटमिंग आउट है, तो ये स्टॉक पे ध्यान दिया जाए। HFCL ये आप देखेंगे वायदा के नए खिलाड़ी है, ये 2-3 महीने पहले ही एंट्री हुई है HFCL की और 90 रुपए तक जाने के लिए तैयार है। उसके ऊपर अगर निकला ये तो फिर 100-105 के भी टारगेट आ सकते हैं 76 के स्टॉप लॉस के साथ। तो HFCL और TCS ये दोनों आपको सीरीज भर के लिए रखना है, ये दोनों पिक अप द सीरीज हैं। आप थोड़ा लंबा भी रखेंगे तो चलेगा, आपको पैसे कमा कर देंगे, ऐसा वैशाली जी का कन्विक्शन है इस शेयर पर। कुछ और एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, उनके भी कॉस्ट लगी जरा, लेकिन आज खबरों का जोर काफी ज्यादा है। स्टॉक्स की न्यूज कौन कौन सी हैं ये जरा समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए आज कौन सी खबरें हैं, कहाँ एक्शन दिखेगा आज? गुड मॉर्निंग अभिषेक। खबर जो है बहुत एक्शन जो है लिस्टेड स्पेस अनलिस्टेड स्पेस हर जगह देखने वाला है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज भी आ रहे हैं। सबसे पहले एशियन पेंट्स के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जो इनकी खर्च हो रही थी वैम और एक VAI की जो प्लांट्स होती है उसकी जो है एक्सपेंसेस जो है बढ़ गई है, लगभग 600 करोड़ से ज़्यादा का कॉस्ट एस्केलेशन आ गया है और हाल ही में मैनेजमेंट चेंज भी आया था। सेकंड जनरेशन जो है एक नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन भी लिया था। तो बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज एशियन पेंट्स में आ रहे हैं।
बीएससी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है और इसका थोड़ा मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ। यहाँ पे सेबी ने प्रपोज किया है कि जो एक्सचेंजेस हैं उनके एफआईएनओ एक्सपायरी जो दिन है ट्यूसडे या थर्सडे ही रहे हैं। ऑफ कोर्स हमें पता ही है कि ट्यूसडे को जो है आपका बीएससी के एक्सपायरीज हो रहे हैं और करंटली जो है थर्सडेज को एनएससी के एक्सपायरीज देखने मिल रहे हैं। तो एनएससी भी जो है उन्होंने एक टाइप से कहा है कि अभी वो अपने एक्सपायरी डेट्स चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है बोर्ड मीट भी मार्च 30 को हो रही है बीएससी की, जहाँ पे वो बोनस इशू पे विचार करेंगे और एक बुलिश नज़रिया जो है बाजार का बन रहा है बीएससी को लेके। और ऑफ कोर्स मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही है जहाँ पे एनएससी का जो आईपीओ है वहाँ पे डिले देखने मिल सकता है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आइनॉक्स विंड, इन तीनों स्टॉक्स को जो है नज़र में रखिएगा। ये स्टॉक्स जो है वायदे बाजार में आज से ऐड होने वाले हैं एफएनओ सेगमेंट में। इसके अलावा डेयरी स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। एचएल ब्रिटानिया का भी जहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर है। यहाँ पे मिल्क प्राइसेस जो है कर्नाटक में बढ़ गए 4 रुपये प्रति लीटर से 1 अप्रैल से ये लागू होने वाले हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बाकी सारे स्टेट्स भी इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 1.5 से 2 साल में मिल्क प्राइसेस जो थे उतना मूव नहीं किए थे, पर डिमांड जो है ओवरऑल वो बढ़ा है। तो प्राइस हाइक्स भी आ सकते हैं और जो मिल्क प्रोक्योरमेंट होता है डेयरी कंपनीज़ के लिए वहाँ पे इनको जो है थोड़ा मार पड़ सकता है। तो सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है ये। जिंदल स्टील पावर की बात करें तो सक्सेसफुल बिडर आया है सरदपुर जलाप ईस्ट कोल ब्लॉक में। और इसके अलावा बीईएल में भी नज़र रखिएगा जहां पे इनको 1380 करोड़ का लगभग ऑर्डर्स आए हैं। वही बीएमएल की बात करें तो इनको एक बड़ा बेंगलुरु मेट्रो रेल से भी ऑर्डर आया है लगभग 405 करोड़ रुपए का। तो बीएमएल जो है ऑर्डर स्पेसिफिक है। जेबी केमिकल फार्मा, यहाँ पे कल हमने देखा केकेआर ने लगभग 6 से लेकर 7% एज अ प्रमोटर जो है ओपन मार्केट में स्टॉक की बिकवाली की, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन आया है वो डोमेस्टिक फंड से आया है। वो है कोटक म्यूचुअल फंड, लगभग 12 लाख शेयर उन्होंने एक्वायर किए हैं। अभी जो है यूएस टैरिफ्स का इश्यूज चल रहा है, ऑटो के भी जो सेगमेंट है वहाँ पे फोकस रहेगा। लेकिन संवर्धना मदरसन ने एक्सचेंज फाइलिंग में अहम बात कही है। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो यूएस में जो टैरिफ आ सकते हैं ऑटो में, वहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऑपरेशंस में भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। आखिर में मैं बात करूँगा जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए। और अब याद रखिए, अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी का कंपोनेंट हो चुका है, कल एडजस्टमेंट भी हो गई थी। अब यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आया है कि जो एज अ होल्डिंग कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस लगभग 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले अपने ही होली ओन्ड सब्सिडरी जिसका नाम है जियो फाइनेंस, और उनके जो एक पेमेंट्स वाला आर्म है वो भी होली ओन्ड सब्सिडरी है, वहाँ पे भी 85 करोड़ रुपीज़ वो इन्वेस्ट करेंगे। तो अब जो है न्यूज़ फ्लोज आने लगा है धीरे धीरे करके जियो फाइनेंशियल सर्विस का भी, तो बहुत दिन से न्यूज़ फ्लो नहीं आ रहा था और अब धीरे धीरे करके वो इन्फ्यूज़ कर रहे हैं फंड्स अलग अलग आर्म्स को। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे आज जो है ज़रूर एक्शन दिखेगा। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें रखने के लिए। और आज कई सारे ऐसे शेयर हैं जहां पर आपको एक्शन बड़ा तगड़ा दिखने वाला है। आप ये सारे अपने नोटिस में ज़रूर रखिएगा जो भी शरद ने बताया। बहुत मेहनत करके और खबरों का अंबार होता है, उसमें से छांट के कुछ खबरें लेकर आते हैं 8-10 जो आपके काम की होती हैं। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बीएमएल से, क्योंकि लास्ट आवर के ट्रेड में कल शेयर ने गजब की उड़ान भरी और 17% ऊपर बंद हुआ था। कल क्यों ये शेयर चला अब उसका अंदाजा सही से नहीं है, लेकिन आज एक खबर आई है कि इनको बेंगलुरु मेट्रो से कितना 405 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। हालांकि 15 साल के लिए ऑर्डर है, 15 साल के लिहाज से देखा जाए कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है ये 405 करोड़ का, लेकिन ये शेयर आज फोकस में रहेगा क्योंकि कल चला बहुत तेजी से है। इस पर व्यू लेते हैं और फंडामेंटल व्यू ले लेते हैं, काम करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। पीएसयू स्टॉक्स वैसे भी फ्लेवर में है और जहां पर भी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं ऐड कर रही हैं तेजी को। कैसे आप देख रहे हैं बीएमएल की कल की तेजी को विवेक जी, और इस खबर के आधार पर आप कितनी तेजी देख रहे हैं? देखिए, गुड मॉर्निंग अभिषेक और सब पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। बीएमएल कल तो बड़ा था क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने करीबन 3.25 लाख शेयर खरीदे थे बाजार से और ऑलमोस्ट वो था करीबन 0.64% स्टेक। तो वो वाजिब है कि इतना बढ़ेगा एक दिन में और उस कारण आपको एक मूवमेंट देखने को मिला। अब जहां तक क्यों खरीदा, डेफिनेटली मोतीलाल ओसवाल ऐसा फंड हाउस इसको लॉन्गर टर्म के लिए ही देख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा था 1 तारीख से, अब जब नया बजट का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट होंगे तो वहां पे बजट में प्रावधान काफी है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में वापस आपको स्पेंडिंग देखने को मिलने वाली है। तो
याद रखिए ये स्टॉक का मतलब 5,000 के ऊपर जाके इतना करेक्ट होके आज ये 3,000 पे मिल रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज डेफिनेटली सस्ता नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। पहले से जो बहुत महंगा था, अब ठीक ठाक लेवल्स पे आपको मिल रहा है, तो एक बाइंग इंटरेस्ट है। मैं बहुत इस ऑर्डर के कारण मैं बहुत गंगो होके इमीडिएटली उसमें उतर जाऊं, वैसे नहीं होगा। अगर आप डिफेंस स्पेस में देख रहे हो तो बीएमएल का अगर एम हटाओ और बीएल लेते हो तो फिर भी मुझे थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट उधर ज्यादा दिखता है। तो दोनों ही अच्छे कंपनीज है, लेकिन बीईएल मेरा ज्यादा फेवरेट रहेगा बीएमएल के मुकाबले। और अब आगे चल के हमको वापस देखना पड़ेगा कि इसके ऑर्डर इनफ्लोस कैसे आते हैं। तो वैल्यूएशन ठीक ठाक है जैसे मैंने कहा, तो आप स्लो एंड स्टडीली ही इसमें लेंगे, और बहुत तेजी से तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, बीएमएल के मुकाबले आप उसमें से हम हटा दीजिए, बीएल ज़्यादा फेवरेट है और एग्जैक्टली 300 रुपये का भाव लौट आया है बीएल में। और ऑर्डर की हम बात करें तो रक्षा मंत्रालय से 1385 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऑर्डर मिला है। ये 13 मार्च से अब तक के ऑर्डर को कोलेक्ट करके ये फिगर आए हैं, और टोटल अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो करीब 18,000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर मिले हैं अब बीएल को। एक बढ़िया पिक, अच्छे से चला है, सरकारी कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। एक शेयर जिसकी आज से हम देख रहे हैं कि वायदा बाजार में एंट्री होगी वो है पीएनबी हाउसिंग। वैशाली जी, ये पीएनबी हाउसिंग का भी शेयर चला है ठीक ठाक, बाजार की जो मूव आई है हाल फिलहाल उसमें भी पार्टिसिपेट किया है, और पिछले अगर हम एक महीने की बात करें तो एग्जैक्टली 100 रुपए जोड़े हैं पीएनबी हाउसिंग ने। और तेजी होगी, अब तो वायदा का पार्ट हो रहा है। तो एक्चुअली देखें तो काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन में है, और अभी जो हम देख रहे हैं रीसेंट मूव में एक राउंडिंग पैटर्न बनी है, और एक अच्छा सा मूव जरूर आया है, बट रेजिस्टेंस है 900 लेवल्स पे। तो एक बार ये 900 को क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो देन इट्स पॉसिबल फॉर 950 980। सो ऐसा व्यू है, व्यू पॉजिटिव है 830 के सपोर्ट के साथ 950 980 के टारगेट्स के लिए। 830 रुपए का सपोर्ट है और 950 980 के टारगेट है। 900 रुपए के ऊपर जब जाएगा तो रफ्तार और पकड़ेगा पीएनबी हाउसिंग का शेयर। खरीदारी करने की सलाह है इसमें वैशाली जी की तरफ से। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। हमेशा की तरह वरुण दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण बताइए आज कौन कौन सी रिपोर्ट्स है, कहाँ नजर रहने वाली है आज? देखिए, आज सबकी नज़र एक ही स्टॉक पे रहने वाली है और वो है बीएसई लिमिटेड पे, और इसी पे रिपोर्ट आई है। जेफरीज की रिपोर्ट है, होल्ड का कॉल है, 5,250 के लक्ष्य जो है वो इन्होंने बरकरार रखे हैं। अब इनका कहना है कि जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया है एक्सपायरी को लेके, उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। और इन्होंने पहले ही कह दिया था कि इसका मतलब ये है कि एनएसई जो है अपनी एक्सपायरी को शिफ्ट करेगा थर्सडे को, जो कि एनएसई ने ऑलरेडी ऐलान इसका कर भी दिया है कि अब वो मंडे की एक्सपायरी जो है वो नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब एनएसई की थर्सडे को होगी, बीएसई की जो है वो ट्यूसडे को होगी। इसके चलते अब होगा ये कि बीएसई के ओवरऑल वॉल्यूम्स को लेकर और मार्केट शेयर को लेकर जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो शायद अब खत्म हो जाएगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि मार्केट शेयर इम्पैक्ट जो है और ईपीएस इम्पैक्ट जो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, करीब 12% के आसपास का माना जा रहा था, वो इम्पैक्ट जो है अब नहीं होने वाला है। हालांकि अभी भी जो ओपन इंटरेस्ट की लिमिट है, ओआई लिमिट है, उस पर क्लैरिटी जो है वो बाकी है। हालांकि इसका बीएसई पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। इनका कहना है कि जो गिरावट आई थी इस खबर के बाद स्टॉक में, उसकी पूरी रिकवरी जो है वो शायद आपको देखने मिल सकती है। रिस्क और बेटर मार्केट कंडीशंस जो है उसके चलते यहाँ पे एक री रेटिंग जो है अब शायद बीएसई लिमिटेड की हो सकती है। तो आप यहाँ पे नजर रखिएगा। होल्ड का कॉल है 5,250 के प्राइस टारगेट के साथ। ठीक है, 5,250 के टारगेट के साथ होल्ड की सलाह है उस पर, जेफरीज की बीएसई पर। एक राय विवेक जी आपसे चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि जब एनएसई ने डिसाइड किया कि अपने एक्सपायरी के दिन को वो चेंज करेंगे, उसके बाद हमने बीएसई में प्रॉफिट टेकिंग देखी। मतलब काफ़ी ज़्यादा चला भी था, थोड़ा सा वैल्यू करेक्शन हुआ, 4,000 रुपये के आसपास आए, फिर हमने देखा कि बाइंग वहाँ पर लौटी, और अब ये बोनस इशू पर कंपनी विचार करने जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं सेबी के इस कंसल्टेशन पेपर को, और बीएसई में क्या फिर से बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्या व्यू है आपका? रनअप के बाद ये नहीं है कि आपको जो पहले से बीएसई रिटर्न दिया था वैसा आपको देने वाला है। ठीक है, 7-8%, 10% यहाँ वहाँ इतना ही मूवमेंट मेरे को देखने को मिलेगा लग रहा है। लेकिन ये जो टसल चल रहा है एनएसई और बीएसई के बीच में, ये एक तरीके से आप समझ सकते हो कि इन्वेस्टर्स के लिए भी हेल्दी है। लेकिन हाँ, नियम और रूल्स बार बार बदलने नहीं चाहिए।
बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इनफैक्ट मैं ट्रेडर नहीं हूँ तो ज्यादा एफ एंड करता नहीं हूँ, फिर भी वॉलेटिलिटी को तो देखना ही पड़ता है। और ये बार बार जो फेरबदल होता है उसका नेगेटिव इफेक्ट सब इन्वेस्टर्स पे भी पड़ता है। तो अच्छी चीज है अगर सेबी इसको एकदम स्टैंडर्डाइज कर दे बाकी चीजों के जैसे, और ये नहीं कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलते रहो, और कंपटीशन करना है तो विद इन उस रूल्स एंड रेगुलेशंस ही आप करो। और एक और आज एक और चीज बीएसई के लिए ये फायदेमंद है कि एनएसई का आईपीओ वापस डिले हो सकता है करके एक न्यूज आई हुई है, क्योंकि सेबी का वहां पे भी कुछ रेड फ्लैग्स वापस आया है। तो ओवरऑल बीएसई के लिए पॉजिटिव है, और अगर जैसे चल रहा है वैसे ही रहता है तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम बीएसई पे डेफिनेटली आना चाहिए। और जो ये इंटरऑपरेटेबिलिटी लागू हो गया था उसका फायदा अभी तक बीएसई को मिला नहीं है। तो सेबी को ये भी देखना होगा कि मोनोपोली वगैरह कोई भी एक्सचेंज नहीं करे और दोनों एक्सचेंज रहे, ये इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए रहेगा। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। देखो, इन्वेस्टर्स का फ़ायदा तो होगा, बट ये है कि कंपनीज का अपनी भी एक बैलेंस शीट्स होती है जो एक्सपायरी के जनित ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से बनाई जाती है। मेरे को लग रहा है मामला थोड़ा भी और आपस में डिस्कशन होगा इसके बीच में, दोनों एक्सचेंजेस के बीच में, रेगुलेटर्स भी बीच में बैठेंगे। और दो ही तो एक्सचेंज हैं, बीएससी और एनएससी, और दोनों के पास अब दो दो ही वर्टिकल्स रह गए हैं। जैसे बैंक निफ्टी का वीकली तो ख़त्म ही हो चुका है, तो बैंक निफ्टी का एक एक्सपायरी, तो निफ्टी की भी सेम डे एक्सपायरी। ऐसे ही बीएससी का सेंसेक्स की एक्सपायरी है ना, इक्का दुक्का उनका और इंडेक्स है जहाँ पे थोड़ा बहुत वॉल्यूम है उनके पास। तो ये मैटर हो जाएगा सॉल्व, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। वैशाली मैम, 2-4 शेयर मैं आपसे पता करता हूँ जहाँ इस बार सीरीज़ के अंदर ना बढ़िया वॉल्यूम भी आया और शेयर्स भी अच्छे गए हैं। मैं आपको टॉप गेनर्स की लिस्ट में बताऊं तो चलो छोड़ दो, गेनर्स नहीं, मैं वैसे पूछ लेता हूं आपसे। जैसे पूना वाला फिनकॉप इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छा चला, 20% से ज़्यादा, वॉल्यूम भी अच्छा आया, रोल ओवर भी अच्छा आया। अब मेरे को ये पता करना है कि अप्रैल में भी अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा। इसको ना आप एक मंथ का चार्ट दिखाना पूना वाला फिनकॉप का। अब जो भी मैं शेयर बोलूँ मंथली दिखाना। पूना वाला फिनकॉप मैम चेक करना प्लीज़। तो आप मंथली चार्ट भी देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स 280 300 का एक अच्छा सा सपोर्ट बन चुका है, और वहां से एक वन वे रैली चली है। आई थिंक मेरे हिसाब से जिस तरह से स्टॉक चला है अभी, आई थिंक थोड़ा रिट्रेस जरूर हो सकता है। आई थिंक 320 315 के सपोर्ट के साथ व्यू अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा एज लॉन्ग एज दिस सपोर्ट लेवल इज हेल्ड ऑन। और 360 का एक नियर टर्म रेजिस्टेंस है। एक बार 360 को क्रॉस करता है और सस्टेन करता है, देन आई थिंक इट्स बैक ऑन ट्रैक। हायर टारगेट्स दिख सकते हैं 400 420 के लिए। ठीक है विशाली मैम, दूसरा क्वेश्चन भी आपसे ही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, अगर आप इसका प्राइस चेंज देखेंगे तो करीब 28% है। इसका भी मंथली पहले फायर करके दिखाना, फिर बाद में इंट्राडे। हाँ, तो मंथली इसका भी करीब 25% से ज़्यादा का रिटर्न है, और इसने शॉर्ट कवरिंग करवाई है, और ये नई सीरीज़ में अच्छे रोल ओवर के साथ आया है। ऑलमोस्ट 90% प्लस रोल ओवर्स है। एक बार इस पे भी आपका टेक। तो इसमें भी एक अच्छा सा ट्रेंड इस्टेब्लिश जरूर हो चुका है, बट सेम व्यू बहुत ही वन वे चला है। 3400 जो रिसेंट जो अपमूव आया है 3400 से अभी 4100 पे है। सो आइडियल रिट्रेसमेंट हो सकता है मे बी अराउंड 3800, और ये सपोर्ट को ध्यान में रख के फर्दर एक न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम आ सकता है, और फिर 4400 का दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। 4400 के आगे हम देखेंगे 46 4800। सो फिलहाल तो ये सभी स्टॉक्स में एक अच्छा सा ट्रेंड बनने की पोजीशन में है। विशाली मैम, एक शेयर और आपसे मैंने, क्योंकि ये सारे शेयर एक ही थीम पे पूछ रहा हूँ इसलिए आपसे बैक टू बैक पूछ रहा हूँ। एक है जोमेटो का शेयर। जोमेटो में हुआ क्या है कि पूरे महीना यानी कि पूरी सीरीज में करीब 10% का नेगेटिव आया। मंथ भी दिखाना है इसका, लेकिन इसमें जो ओपन इंटरेस्ट आया है वो काफ़ी बड़ा है, और रोल ओवर भी अच्छा आया है 90% से ज़्यादा का। ये बॉटम बनाएगा या फिर और तोड़ेगा भी सर मैम? मेरे ख्याल से सेलिंग जो हम देख रहे हैं, मैं आरएसआई भी देख रही हूँ डेली चार्ट पे, पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रहा है, और टेक्निकल सपोर्ट लेवल्स इसमें आ रहे हैं 190। सो आई थिंक जस्ट रीसेंट पास में भी आई थिंक 199 198 का बना था। सो 190 के सपोर्ट के साथ मेरे ख्याल से सेलिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, और नियर टर्म रेजिस्टेंस आएगा अराउंड 220।
उसके बाद आई थिंक वी कैन सी अ फर्दर अप रन अप कमिंग टू 240। सो फिलहाल मैं ऑब्जर्व करूंगी रेंज विल बी 190 टू 240। विवेक सर, एक कंपनी है जिसका नाम था वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, अभी भी है। ये कुछ कुछ एविएशन का इंडिगो जैसा था। इसके पास ही सबसे बड़ा मार्केट शेयर था और ज़्यादातर आप प्रोडक्ट इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए आप यूज़ करते थे। लेकिन बताया जा रहा है कि रिलायंस ने जब से कैंपा खरीदा और कैंपा को लॉन्च कर रहे हैं, एग्रेसिवली लॉन्च कर रहे हैं विद मल्टीपल प्रोडक्ट, तब से इसके ऊपर क्वेश्चन खड़े हो गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें मार्जिन्स अच्छे मिलते हैं। इस तरह के बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पैसे बहुत बनेंगे। मेरे को वरुण बेवरेजेस के बारे में बताइए, कैंपा इसको आधा करेगा या इसको रोकाएगा नहीं, इसकी चाल को रोक नहीं पाएगा, उड़ा देगा, ये चलेगा फिर से? नहीं देखिए, चाहे कैंपा आए, ये नहीं है कि आपको ओवरनाइट वरुण बेवरेजेस का पूरा तख्ता पलट हो जाएगा और कैंपा आपका नंबर 1 बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कैंपा को भी लगेगा एटलीस्ट 2-3 साल थोड़ा एक क्या बोलते हैं, फुट होल्ड एकदम स्ट्रांग करने में बाजार में। तो इमीडिएट फियर उसका नहीं है, खाली डर इसका था कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा थे वरुण बेवरेजेस के। 650 पे ये करीबन 80 एक पी पे था, आज भी ये 67-70 की पी पे ये चल रहा है। तो जो वैल्यूएशन है, आप अगर 70 साल का मतलब मुनाफा आज अगर आप पेमेंट कर रहे हो शेयर लेने के लिए, तो ये थोड़ा सा अब्सर्ड लगता है मुझे। तो इसके लिए वैल्यूएशन वाइज बिल्कुल कंफर्टिंग लेवल नहीं है एक चीज। तो इसके कारण ये हो सकता है कि एक रेंज के अंदर रहे। और ठीक है, अगर कोई बोले कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, वैसे भी नहीं है, तो भी आप अगर पेग रेशियो वगैरह इसका देखो फंडामेंटली टोटली, तो आपको दिखेगा कि थोड़ा सा स्ट्रेस्ड उस साइड में भी है। तो स्टॉक एक रेंज में रहेगा। कैंपा का नेगेटिव इफेक्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि उसके कारण आपको वैल्यूएशन वाइज थोड़ा बहुत ये सस्ता हो जाए। लेकिन बिजनेस जाने वाला है क्या? बिजनेस इमीडिएटली नहीं जाएगा। और जो ग्रोथ स्टोरी थी इसकी, सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, आप देखोगे जो सितंबर और जून में था उससे कम आया था दिसंबर में। तो वहां पे आपको थोड़ी बहुत मार ऑलरेडी देखने को मिल रही है। तो एक रेंज में रहेगा, थोड़ा बहुत यहाँ से करेक्शन हो सकता है, लेकिन डेड एंड आउट वैसे नहीं होने वाला है। प्री ओपन की शुरुआत हो जाएगी। दो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारिक हैं और विधि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा हमारे साथ हैं, जो आपको लगातार शेयरों को लेकर गाइड कर रहे हैं। ग्लोबल संकेत बाजार के लिए आज ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात वहाँ से नहीं है। आपके अपने जो ट्रिगर से ज़्यादा काम करेंगे, एफआईज की तरफ से अच्छी बाइंग आई है और कल हमने देखा है कि कमज़ोर शुरुआत के बावजूद बाजार ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई और परसों की जो भी लॉसेस थे उसको कल बाजार ने रिकवर कर दिया। आज गिफ्ट निफ्टी हल्की सी गिरावट पर शुरुआत के संकेत दे रहा था, देखते हैं किस तरह की शुरुआत होती है। लेकिन ये चीज़ साफ साफ बाजार में दिख रही है कि बाय ऑन डिप्स हो रहा है और ये होना भी चाहिए। जिस तरह से हमने लॉसेस देखे हैं लोगों को, अब वो चूंकि एफआईज का जोश लौटा है, अपने मैक्रोज बेहतर हुए हैं, तो बाइंग लौट के आ रही है। आगे जब ये प्री ओपन के लेवल आने शुरू हो जाएंगे, इस पर भी एक बार हम देखेंगे, चेक करेंगे किस तरह के लेवल्स आते हैं। लेकिन कुछ शेयरों को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। विवेक जी, इंडसइंड बैंक का शेयर आज फोकस में रहेगा क्योंकि पीडब्ल्यूसी अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश करेगा। डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में जो भी लॉसेज हुए हैं, 2100 करोड़ रुपए के आसपास की लॉस की खबर थी, जो कि उनके टोटल नेटवर्क का करीब 2-2.5% के आसपास बनता है। एक जांच और चल रही है उनकी, वो ग्रैंट थॉर्नटन कर रही है। उनके अकाउंटिंग लैप्सेस की फोरेंसिक ऑडिट वो कंपनी कर रही है, तो दो ऑडिट चल रही है। आप जरा ये बताइए कि इंडसइंड बैंक मतलब 640 तक गिरा, वहां से थोड़ा संभलने की कोशिश किया, लेकिन ये बहुत रंग ला नहीं पा रही है चीजें। तो मतलब अभिषेक, ये है कि जिसमें थोड़ी बहुत हिम्मत हो उसी को अभी इसमें बाइंग करनी चाहिए, और अग्रेसिव बाइंग तो पक्का नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अब आज आई थिंक कल बोल रहे हैं कि शनि भगवान कुछ ग्रह वह चेंज कर रहे हैं, तो उसके बाद में इंडसइंड का भी ग्रह कुछ चेंज होता है क्या, नहीं मालूम मुझे। लेकिन अब ये होता है ना कि कोई भी दिक्कतें आती है कंपनी में, या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड हो या फिर रॉन्ग अकाउंटिंग हो, जो भी है, तो वो अगर पिटारा एक बार खुलता है तो कई सारे इन्वेस्टिगेशन आपको एक साथ में देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद यही है कि बैंक अभी भी स्ट्रांग है, और एक डिस्क्रिपेंसी आई है, तो उसके बाद में हो सकता है कि बैंक का बैलेंस शीट और आगे चल के स्ट्रेंथन हो। तो 670 अराउंड अप्रोक्सीमेटली मुझे महंगा नहीं लग रहा है स्टॉक। लेकिन हाँ,
एक दो दिन और वेट कर सकते हो इन चीजों का क्या फाइनली हल निकलता है करके। तो ये अभी नो मैंस लैंड है, आगे अंदर और कुछ भी है ये या नहीं है, ये किसी से कहना मुश्किल होगा, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन हाँ, मैं एज ए इन्वेस्टर छोटा मोटा पोजीशन लेके इसमें बेट जरूर कर रहा हूँ। ठीक है, छोटे मोटे पोजीशन लेके आपको बेट करने की सलाह है। एक बार रिपोर्ट आ जाने दीजिए। अब तो देखिए शुक्रवार आ ही गया, काफी लंबे समय से हम वेट कर रहे थे। देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या निकल के आती है, पीडब्ल्यूसी क्या कहती है। हालांकि बैंक ने जब अपने इंटरनल ऑडिट कराई थी और जो फिगर्स दिए थे, उन्होंने ये कहा था कि एक्सटर्नल ऑडिट में भी वही फिगर निकल के आएगा, मतलब ये हमने ठीक ठाक ऑडिट अपने इंटरनल ऑडिट करवाई है। वैशाली जी, सरकारी बैंकों के जो शेयर हैं वो भी काफी एक्शन में दिख रहे हैं। अगर मैं पिछले महीने भर की बात करूं तो दो बैंकों ने पैसे बना के दिए हैं, दोनों एफएनओ का पार्ट भी हैं, पीएनबी और मैं बीओबी की बात कर रहा हूं। बीओबी ज्यादा चला है, पीएनबी थोड़ा कम चला है। यहां से भी आप तेजी बनते हुए देख रही हैं क्या इन दोनों शेयरों में? और अगर एक चुनना हो तो आपका वोट किस पर होगा? बीओबी होगा क्या वो? तो आई थिंक पीएनबी में अभी तो शुरुआत अभी हुई है। कल की हम जो कैंडल देख रहे हैं, एक अच्छा सा एक वॉल्यूम भी पिकअप हुआ है। मेरे ख्याल से पीएनबी में अभी जरूर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज यहाँ से अपसाइड स्कोप ज्यादा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफ कोर्स ऑलरेडी एक ट्रेंड में आ चुका है, तो मेरे हिसाब से नई बाइंग अपॉर्चुनिटी पीएनबी में है। नई बाइंग की अपॉर्चुनिटी पीएनबी में है। विवेक जी, फटाफट एक राय जरा पेटीएम पे दीजिए, आपका फेवरेट शेयर, आप बड़ी पैनी निगाह भी इस पर रखते हैं। कल हम सुन रहे थे विजय शेखर शर्मा को, उनका ये कहना था कि 50 करोड़ कस्टमर्स को ऐड करने का टारगेट है पेटीएम का। बाकी भी रेगुलेशन वाले मुद्दे पर भी वो बोल रहे थे। हमारा समिट चल रहा है, टाइम्स नाउ समिट आज भी चलेगा। पेटीएम 800 रुपए के ऊपर आ गया फिर से, करेक्टिव मेजर्स लिए हैं और उसका फायदा मिला भी है। पेटीएम में क्या आप नया पैसा डालने की सलाह देंगे इस लेवल पर? तो अभिषेक, बाजार में फेवरेट जब तक ये रहता है जब तक वैल्यूएशन कॉस्टली नहीं हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा बहुत जूस बचा हुआ है पेटीएम में। और एज ए डिस्क्लोजर, अभी भी मेरे पास होल्डिंग है पेटीएम की। और मुझे लग रहा है कि जो जो अब कंपनी जिस दिशा में जा रही है वो राइट ट्रेजेक्टरी है और सही ढंग से जा रही है। और काफी अभी पेटीएम स्मॉल बैंक्स का भी वापस इनको वो सब वापस वो कारोबार भी चालू कर दिया है। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको अगले 2-3 क्वार्टर में देखने को जरूर मिलेगा। तो डाउनसाइड नहीं है लग रहा है। और बस यही उम्मीद है कि और कुछ नेगेटिव आगे चल के नहीं आए, और अगर नहीं आता है तो ये वापस आपको 4 फिगर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, पेटीएम को लेकर ये व्यू। एक और शेयर जो काफी ट्रेडर्स के पास होता है और फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, वो कंपनी है आईएससीएल यानी कि इंडियन होटल्स। अच्छे से पैसे कमा के दिए हैं, लेकिन ऊपरी लेवल पर हम देख रहे हैं कि फिर से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। 3 सत्र में लगातार ये शेयर गिरा है और भाव फिर से 800 रुपए के नीचे आ गए हैं। वैशाली जी, करेक्शन आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है या फिर ये बाय ऑन डिप्स का मौका है ये? ओवरऑल ट्रेंड बहुत ही इंटैक्ट है। अगर आप लॉन्ग टर्म का भी चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट देखेंगे, तो आई थिंक ये तो एक कंसोलिडेशन है, बट आइडियल लेवल खरीदने के आई थिंक 750 पे होना चाहिए। 750 रुपए आइडियल लेवल होगा इसको खरीदने के लिए, तब आप इस पर नजर रखिए चलिएगा। ठीक है, इंडियन होटल्स के लिए ये व्यू। इंटरग्लोब एविएशन लगातार पैसे इसने भी बना के दिए हैं और रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास ये ट्रेड करा। वैशाली जी, इंटरग्लोब थोड़ा सा थमता हुआ दिख रहा है, चला बहुत तेज, 4000 से 5000 की जर्नी बड़ी तूफानी देखी। इसमें से निकलने एक बार के लिए क्या ये बेहतर होगा या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है? बट आई थिंक और भी अपसाइड आ सकता है, जिस तरह से हमने कल का एक मूव देखा है। 5000 रुपीज का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के होल्ड करिए। इन ऑल लाइकलीहुड ये 52-5400 लेवल्स जा सकता है। वैशाली मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। और अब लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। थैंक यू। आदित्य भी मेरे को दिख रहे हैं स्क्रीन पर और साथ ही आशीष भाई भी दिख रहे हैं। आशीष जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ गई मार्च की तो, और अप्रैल का हो रहा है तैयारी। सर डाटा वाटा भी तो मेरे को तो ठीक ही लग रहा है, आप एक बार देख के बताइएगा। आदित्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे भी बातचीत होगी नई सीरीज़ के रिगार्डिंग, आपसे भी ट्रेड समझेंगे। आशीष भाई, पहले आपसे, इस पूरे अप्रैल
के अंदर एंटर होने में और मार्च खत्म करने में आपका अपना एनालिसिस क्या है? आपने क्या रीड किया, बिटवीन द लाइंस क्या है सर? गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो देखिए, मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स बनते हुए नजर आए। सबसे पहले जो आरबीआई ने 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए, उसका इम्पैक्ट सबसे पहले मुझे लगता है बाजार में देखने को नजर आया, जहां पे उन्होंने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम किया। साथ ही साथ रिस्क वेट्स के अंदर में जो गिरावट हुई, उसका उसका क्लियर बेनिफिट कहीं ना कहीं एनबीएफसीज और फाइनेंशियल स्पेस को देखने को नजर आएगा, क्योंकि वहां पर फिर लेंडिंग एनवायरनमेंट काफी इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। और तीसरी बात, जिस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू लिक्विडिटी इन्फ्यूज की गई, इसका क्लियर बेनिफिट आपने देखा किस तरह से बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में बनता हुआ देखने को मिला। और हमने जब अपने एक लास्ट इंटरेक्शन में कहीं ना कहीं बात की थी कि बैंक निफ्टी जो है वो 52,000 की तैयारी कर रही है, तब तो शायद काफी नीचे एक बैंक निफ्टी का समय पे मूड बना हुआ था, और तब तो वहां से क्लियरली वीकली चार्ट्स पर देखने पे एक लंबे ब्रेकडाउन की तैयारी नजर आ रही थी। बट क्योंकि एक इंप्रूविंग फंडामेंटल्स देखने को नजर आने लग गए थे, तब हमने बात की थी कि 52,000 की बैंक निफ्टी देखने को नजर आ सकती है, और उसको लीड करेगा प्राइवेट बैंक्स, चाहे वो एचडीएफसी हो, कोटक हो, आईसीआईसीआई हो, या एनबीएफसी में बजाज ट्विंस, चोलामंडलम और श्रीराम फाइनेंस। ये हमारी एक प्रिफर्ड बेट रही, और अभी भी मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है ये लीड करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आप देखिए, ये अगर से आप टेक्निकल पैरामीटर में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, जबकि निफ्टी अभी भी 200 डे के नीचे ट्रेड कर रही है। इसका मतलब जो लीड ले रहा है वो बैंकिंग फाइनेंशियल्स ले रहा है, और वहीं से मुझे लगता है कि एक स्ट्रेंथ बाजार में देखने को नजर आएगी। दूसरी बात, अगर से मैं डेटा देखूं तो जैसे हम कहते हैं निफ्टी 500 के पूरे स्टॉक्स को अगर से आप ट्रैक करें, तो निफ्टी 500 में ऐसे स्टॉक जो 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुके हैं, इसका रेशियो 18 से 19% हो चुका है, जो एक समय पे फरवरी में 6% के आसपास रह चुका था। तो एक सिग्निफिकेंट रिकवरी मुझे लगता है कि आपको ब्रॉडर लेवल पे मार्केट्स में देखने को नजर आ रही है। 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करने वाले स्टॉक्स आउट ऑफ निफ्टी 500 जो है वो 68% हो चुके हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही प्रॉमिसिंग और ब्रॉड बेस रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है। ओवरऑल मेरा ये मानना है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन शायद पॉसिबल है, जहां 23,500 400 तक की जगह बाजार शायद देखने को भी दिखा दे। बट इवेंचुअली मेरा मानना है कि बाजार एक बाय ऑन डिप्स का मार्केट हो चुका है, और धीरे धीरे करके हम निफ्टी के 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करेंगे, और 24,500 से 25,000 की ट्रेजेक्ट्री मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, जो स्टॉक्स हमने चर्चा की अभी, इनमें से काफी स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बने हुए हैं। काफ़ी अच्छी रीडिंग भी रही है आपकी आशीष भाई। आपसे और भी बातचीत होगी अभी। आदित्य और शिवांगी भी मेरे साथ हैं। बाजार खुलने को भी है, लेवल्स वगैरह सब फ्रीज हो गए। आदित्य नमस्ते, शुक्रिया समय देने के लिए। शिवांगी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टाइम निकाला आपने फिर से हमारे लिए। आई थिंक आप मुंबई वापस आ गई हैं। आदित्य पहले आपसे करते हैं शुरुआत, आपके ट्रेड। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, शुक्रिया शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत। ट्रेड्स की बात कर ले तो 2 बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा। एनर्जी स्पेस मुझे लग रहा है कि काफी एक अच्छा मूव आ रहा है वहाँ पे, तो गेल के साथ जाना चाहूंगा मैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है। 195 का टारगेट ऊपर में, और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 175 का। सेकंड स्टॉक रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। ये एक सीमेंट स्पेस भी मुझे लग रहा है कि काफी एक अच्छा बाउंस बैक आया है, और यहाँ पे कंटिन्यूएशन होना चाहिए अप मूव, और अल्ट्राटेक उसका लीडर रहता है हमेशा, तो मेरे हिसाब से इसमें खरीदारी करके चलनी चाहिए। 12,000 का ऊपर में टारगेट लगाना है आपको, और 11,300 का नीचे में स्टॉप लॉस। सर आपका ट्रेड भी नोट हो गया। ठीक मार्केट खुलने से पहले एक काम करते हैं, मेरे सहयोगी शरद खड़े हैं, फटाफट से आपको नवरत्न शेयर बता देंगे, फिर शिवांगी आपकी कॉल्स भी लेंगे। पहले नवरत्न शेयर जल्दी से जान लीजिए, शरद बता दें आप। जी बिल्कुल। सबसे पहले जो है बीएफसी पे नज़र रहेगी। यहाँ पे सेबी ने प्रपोज किया एक्सचेंजेस के जो एफएन है एक्सपायरी डेज है सिर्फ 2 ही दिन हो, स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। और याद रखिए इनका बोर्ड मीट भी हो रहा है मार्च 38 को, जहाँ पे ये बोनस इशू जो है डिक्लेयर करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंटली जो है ऑफ कोर्स एक और न्यूज़ फ्लो आया है कि एनएससी की जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि एनएससी की आईपीओ अप्रूवल में भी डिले आ सकता है, तो यहाँ पे थोड़ी नेट इम्पैक्ट बीएफसी को थोड़ा प्रॉफिट या मार्केट शेयर लॉस कम होगा, इसका जो है एनालिस्ट का मानना है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आइनॉक्स विंड, इन पे भी नज़र रखिएगा। स्टॉक्स जो है एफएनओ सेगमेंट में ऐड हुए हैं, तो इस पे भी जो है नज़र रहेगी बाजार की। डेयरी स्टॉक्स एचयूएल ब्रिटानिया, इनका भी थोड़ा एक्सपोजर है, क्योंकि इनके लिए रॉ मटेरियल होता है दूध। यहाँ पे मिल्क प्राइसेस कर्नाटक में 4 रुपये प्रति लीटर बढ़ गए हैं, और एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशंस है कि अब जो है बाकी सारे स्टेट्स भी धीरे धीरे
करके प्राइस हाइक्स ले सकते हैं। तो जब प्राइस हाइक्स आती है तो डेयरी कंपनी खास करके जब वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उनके रॉ मटेरियल बढ़ जाते हैं। JSPL भी जो है सक्सेसफुल बिडर रहा है जलद ईस्ट कोल ब्लॉक को लेके, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। और ऑर्डर स्पेसिफिक भी दो स्टॉक्स के मैं नाम लूँगा। BEL हमारा अगला स्टॉक रहेगा जहाँ पे उनको ऑर्डर आया है लगभग 1400 करोड़ रुपए का। और BML की बात करें तो बेंगलुरु मेट्रो रेल से भी इनको ऑर्डर आया है लगभग 405 करोड़ रुपए का। सातवां स्टॉक संवर्धना मदरसन रहेगा जहाँ पे कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दी है US ट्रम्प टैरिफ में, और उन्होंने सफाई दी है कि फैसले से कोई असर नहीं होगा और ऑपरेशनली और बिजनेस वाइज कोई इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। आठवां स्टॉक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो अपने ही होली ओन नाम जियो फाइनेंस में 1000 करोड़ निवेश करने वाले हैं। और याद रखिए अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है निफ्टी का पार्ट हो चुका है। और आखिर में बिग बोल्ड ब्रोकरेज श्री सीमेंट रहेगा हमारे फोकस में। नोमुरा की रिपोर्ट आई है, रेटिंग अपग्रेड आ गया है, बाई पे कर दिया, पहले न्यूट्रल था। टारगेट प्राइस भी देखे तो 28,000 से बढ़ा के लगभग 34,000 कर दिया गया है। शुक्रिया 9 के 9 इंटरेस्टिंग शेयर्स बताने के लिए जहाँ पे न्यूज़ है। शिवांगी, आपके ट्रेड कौन से हैं? जी बिल्कुल, मेरे रडार पे आज सबसे पहला पसंदीदा काउंटर है TVS मोटर। यहाँ पे लगातार हमने देखा है पिछले 4 हफ्तों से बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर और अच्छी लॉन्ग्स ऐड होते हुए दिख रही है, तो काफी पॉजिटिव सेटअप नजर आ रहा है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो अपने सारे ही एक्सपोनेंशियल जो की मूविंग एवरेजेस है डेली फ्रेम में उसके ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रही है इस पूरे क्षेत्र में। और हमने देखा है कि एक कहीं ना कहीं रोलओवर्स भी पॉजिटिव साइड आए हैं क्योंकि काफी एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। नेक्स्ट जो टारगेट्स है TVS मोटर में राउंड अबाउट 2550 के लिए हम इसमें खरीदारी करें 2420 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है, TVS मोटर्स आपका एक पिक हो गया। इसको हम पिक ऑफ द सीरीज़ भी कह सकते हैं, पिक ऑफ द अर्ली डेज भी कह सकते हैं सीरीज़ के। आपको जैसे समझना समझिए। आदित्य के ट्रेड भी हमने आपके लिए ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर दिए और साथ ही शिवांगी का ट्रेड भी हमने ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर दिया। थैंक यू प्रोड्यूसर साहब, आपने बढ़िया ही अच्छा बना दिया ताकि हमको पता लग गया कि इसमें कौन कौन से प्राइजेस है, कहाँ कहाँ पे है। और आशीष भाई का तो ट्रेड हमने समग्रता में जान ही लिया। उनका मानना है कि बैंकिंग और NBFCs अभी भी बहुत बढ़िया चल सकते हैं और उन्होंने 24,000 प्लस के लेवल्स की भी बात निफ्टी की आपके सामने रखी है। खैर बाजार खुल रहा है, लेवल्स फ्रीज हुए हैं। मैं आपको जरा जल्दी से नोटिस कराता हूँ। सिर्फ 8 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, बट ये 8 पॉइंट बहुत काम के हैं। ये बैक टू बैक है, सीरीज़ की क्लोजिंग, नई सीरीज़ की पहली शुरुआत है अप्रैल की, और अब 3 दिन की एक्सटेंडेड छुट्टी भी है। तो हो सकता है मार्केट आज शायद थोड़ा रेंज में रहे, लेकिन ओवरऑल रेंज जो बाजार की वो 300 पॉइंट की है। 23,500 23,800 ये याद रखने वाली रेंज है। 500 सपोर्ट, 800 रेजिस्टेंस है, ये 700 से शुरू हो जाएगा। बैंक निफ्टी भी 51,600 है, इसका भी 51,500 51,800 की रेंज 300 पॉइंट के। देखते हैं किस तरह पहले ब्रेक करेगा, जैसा ब्रेक करेगा वैसे ड्रैग करेगा। मार्केट्स की ट्रिक आना शुरू हो गए हैं। 12, 20, 22 पॉइंट, 28 पॉइंट अब ऊपर निफ्टी है और करीब 50 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी आ गया है। तो इसने 23,600 के लेवल को पार कर लिया और साथ ही 51,650 का लेवल इस समय आपको बैंक निफ्टी पर देखने को मिलेगा। इंडिया विक्स 1 से 1.5% है, वही 13.5 के आसपास चल रहा है, कोई खास बड़ा बदलाव है नहीं। और इंडिया विक्स जब तक यहाँ पे खड़ा रहेगा कोई प्रॉब्लम, कम से कम हीटिंग की आपको नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी ठीक है। पहले जो नंबर आए हैं एडवांस डिक्लाइन के उसमें 1500 वर्सेस 300 आए हैं, तो ये एक अच्छा नंबर है। ऑल्दो आप अगर ग्लोबल मार्केट्स में आप देख पा रहे हैं तो उतना एग्रेशन आज नहीं था, लेकिन भारतीय बाजारों ने आज भी अच्छी ओपनिंग की है। पॉइंट्स में अभी एडिशन ज़्यादा नहीं है, बट ओपनिंग उस लिहाज से ठीक है कि भी आपने लाल निशान नहीं देखा और फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज़ का पहला टिक हरे निशान में दिखा। अभी थोड़ा समय लगेगा बाजार को थोड़ा और पक्का होने में, इसलिए कोई जल्दबाजी किसी तरह की ना कीजिएगा, शांति से बैठिएगा। 23,500 23,800 की रेंज निफ्टी की, 51,500 51,800 की रेंज बैंक निफ्टी की आज के लिए। देखते हैं क्या होता है। अब आ जाते हैं जरा गेनर्स पे। मार्केट्स में आज स्ट्रेंथ कहाँ पे आ रही है, जरा पहले वो चेक करवा लेते हैं आपको, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। BEL करीब 1% ऊपर, जियोफिन ये भी अब पार्ट हो चुका है इंडेक्स का, 0.5% ऊपर। अडानी एंटरप्राइजेस दिखाना, अडानी के 2 कंपनीज काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। फर्स्ट इज अडानी सॉल्यूशंस और अडानी एनर्जी, ये दोनों काफ़ी तेज़ी से चली हैं। हालांकि अडानी एंटरप्राइजेस आज हरे निशान में खुला, रिपोर्ट नहीं। हाँ, इसके अलावा ONGC 0.5% ऊपर है। श्रीराम फाइनेंस भी करीब आपको 0.5% के आसपास की ऊपर दिखाई देगा। आज जोमेटो के अंदर फिर से प्रॉब्लम है। जोमेटो इस सीरीज़ का शॉर्ट कैंडिडेट बना,
ओपन इंटरेस्ट ठीक था, रोल ओवर 90% से ज़्यादा है, लेकिन जोमेटो चल नहीं पा रहा। हमने आपको चार्ट के जरिए जोमेटो के बारे में बताया भी था कि इसमें थोड़े एफर्ट्स अब ज़्यादा लगेंगे। एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये तीनों बताने के लिए सफिशिएंट है कि अभी भी आईटी में थोड़ी मेहनत करने की सख्त ज़रूरत है। लेकिन अगली सीरीज में वैल्यू हंटिंग शायद आपको आईटी और ऑटो में मिल जाए। बैंकिंग यूफोरिया के साथ बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में फाइनेंशियल काउंटर्स की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी आई है। अब 31 पॉइंट की ही बढ़त सिर्फ बैंक निफ्टी पे रह गई है और निफ्टी सिर्फ 10 पॉइंट नीचे है। ना तो एग्रेशन में जाना, ना ही डिप्रेशन में जाना। बाजार कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ उसका पार्ट है। अच्छी सीरीज कंप्लीट करके आया, नई सीरीज में एकदम वैसे काम नहीं करेगा, छोटा छोटा स्विंग ट्रेड करवाएगा और उसके बाद आपको एक रास्ते में छोड़ देगा। जैसे आज क्लोजिंग हो जाएगी, तो मेरे को लगता नहीं कि ना ही 23,500 आज टूटने जा रहा है, ना ही 23,800 आज टूटने जा रहा है। तो ये मोटा मोटी आपके स्क्रीन पर कुछ एक चीज़ें मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ जाते हैं और ज़रा गेनर्स वगैरह आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और उस पर भी आप ज़रा नोटिस कीजिएगा। टॉप गेनर्स के अंदर सूची जो मिड कैप वाली है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा वो मैं बताता हूँ आपके सामने, 1 मिनट। बीएससी 8% ऊपर। ये जो एक्सपायरी वाला मैटर है ना, ये उसके लिए विन विन है। अगर मंडे को एनएससी की एक्सपायरी लग जाती तो बीएससी के फ्यूचर्स में ट्रांजैक्शंस वैल्यू कम बनती, तो इसलिए बीएससी आज 8% ऊपर है। इसके अलावा आईएनएक्स विंड करीब 6%, एबीआरएल करीब 3-4% और सीयूबी ये भी करीब 3% ऊपर है। सीमेंट वाले स्टॉक्स का रोल ओवर का नंबर ठीक आया था। श्री सीमेंट साल के हाई पे चल रहा है, आज भी इसने शुरुआत ठीक की है। अब आते हैं वीक काउंटर्स पे। एमएनएम आज वीक है, ऑटो पे ध्यान रखिएगा, वैल्यू हंटिंग करनी पड़ेगी बट थोड़ा सेलेक्टिव होकर करना। एमएनएम ठीक है। पेज इंडस्ट्रीज भी आज वीक है और वीक है आज एक फर्स्ट क्राई नाम की कंपनी है, वो भी वीक है। चाइल्ड वेयर के अंदर इनका ज़्यादा काम है। ठीक, एक और चीज़ मैं आपके सामने और नोटिस करूँ, थोड़ा सरकारी कंपनीज पर भी ध्यान रखिएगा। आज एनएचपीसी, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान जिंक ये करीब 2-3% ऊपर है, बट इसमें थोड़ा सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। देखते ही देखते बैंक निफ्टी ऊपर आ रहा है और अब 165 पॉइंट 180 पॉइंट ऊपर आ चुका है। निफ्टी थोड़ा लेगार्ड है बिकॉज ऑफ आईटी एंड ऑटो। आईटी एंड ऑटो का उतना तेज मोमेंटो नहीं है और यही दोनों अगली सीरीज में शायद हीरो बने। अभी तक तो नहीं है, आगे देखी जाएगी। तो ये रफ मार्केट की जो ओपनिंग का डाटा था वो मैंने आपके सामने रख दिया। हीट मैप स्पीड से फायर करना और उसके बाद फिर मेहमान हमारे साथ आज बने हुए हैं। आज तो आशीष भाई से भी बातचीत होगी। आशीष भाई, आप आते नहीं हो, आप इतना अच्छा बोलते हो, आपका इतना अच्छा मार्केट का एनालिसिस है, आप आते कम क्यों आते हो? आप हम आपको फ़ोन नहीं करते कि आप आते कम हो? आप एक बार आशीष भाई दिखाओ, बाद में दिखाना है हीट मैप पर। आशीष भाई बताइए सर, पहले आप बताओ, आप ये बताओ पहले, आप पहले, हमारी नाराज़गी है ये। नहीं डिम्पी भाई, बिल्कुल चालू करते हैं शोज करना। थोड़ा सा मॉर्निंग शोज के टाइम पे मेरा थोड़ा सा, मैंने उनको कहा कि टाइम को थोड़ा मेरा ये 9:50 टाइप का जो शो है उसमें मेरा मैं फ़ोन करूँ आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा फ़ोन आना चाहिए? नहीं, अगर आपको लग रहा है मेरा फ़ोन आना चाहिए, मैं आपको रोज़ फ़ोन कर दूंगा। अरे डिम्पी भाई, आपने इतना बोल दिया, उसके बाद अब शोज रेगुलर हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। बिल्कुल आपसे रेगुलरली करते हैं। ठीक है सर, हमने रिकॉर्ड करवा लिया ये रिकॉर्ड हो गया सर सब कुछ। अब तो अब आपको आना ही पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है डन। अब जरा हीट मैप दिखा दीजिए वापस स्क्रीन पे, जरा हीट मैप फटाफट से दिखाते जाइए, फिर हम ट्रेड लेना शुरू करेंगे। अभिषेक जी फटाफट से ट्रेड लेंगे, लेकिन हीट मैप स्पीड से फायर करना। सारे के सारे ऑटो, आईटी, रियल एस्टेट पहले दिखा दो, फिर बैंक पे दिखाना, मेटल्स भी दिखा दो, सारे के सारे हीट मैप दिखाते जाओ फटाफट से स्पीड से। निफ्टी थोड़ा चर्न करेगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। आईटी आपका 0.25% नीचे है, कैसे एकदम से निफ्टी ऊपर आ जाएगा, और ऑटो के अंदर है। ये कुछ हीट मैप्स आपके स्क्रीन पर है। कंजम्पशन शेयर्स थोड़े आएंगे, थोड़े डिफेंसिव आएंगे। पहले 1-2 दिन ऐसे होगा, लेकिन बाद में मार्केट शायद स्पीड पकड़ ले, तब की तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो आज मेरे को लग रहा है थोड़ा डल सेशन रहेगा मार्केट्स का। नो ब्रेकआउट्स, नो ब्रेकडाउन्स, मार्केट चॉपी, बीच में रेंज में रहेगा। हाँ, बायसनेस पॉजिटिव रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कि आपको बार बार बैंक निफ्टी बता रहा है। ये 200 पॉइंट ऐसे ऊपर नहीं आ गया। अभी थोड़ी देर पहले आशीष जी को अगर आप सुन रहे होते तो उन्होंने भी यही कहा कि उनको ऐसा लगता है ये सेक्टर भी और चलेगा। चल तो रहा है, 200 पॉइंट और ऊपर आ गया इस ठंडे मार्केट में भी। ठीक है जी, ये सारे हीट मैप हमने फायर कर लिए। और अब अभिषेक जी मेहमानों से कनेक्ट कर रहे हैं। 4 मेहमान आज हमारे साथ बने हुए हैं, आपको अपना व्यू पॉइंट देंगे। विवेक जी से फंडामेंटल व्यू पॉइंट भी ले लेंगे।
तो बाजार में हम देख रहे हैं कि निफ्टी फिर से 23,600 के ऊपर है और निफ्टी बैंक की जो तेजी है 225 अंकों की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बेहतर है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। करीब 1900 शेयर मजबूत हैं और फिलहाल 300-325 शेयर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। फटाफट अपने एक्सपर्ट से हम लेते हैं ओपनिंग के सौदे और शुरुआत करेंगे आदित्य आपसे। बताइए कहां पर आपकी नजर गई है और क्या खरीदने की आप सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक। पहला स्टॉक मेरे रडार पे है वो वोल्टास है। खुलने के बाद एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रही है स्टॉक में एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 20 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है इसमें आज मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1540 से लेके 1600 दो टारगेट्स देता हूं मैं। 1540 1600 यहाँ पे दो टारगेट्स लगाने हैं और स्टॉप लॉस इसमें बहुत ही छोटा सा आएगा। 1410 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। तो 40 रुपए का डाउन साइड है यहाँ पे हमें सिर्फ, और अपसाइड यहाँ पे हमको 1550 से लेके 1600 तक के अपसाइड देखने मिल सकते हैं। तो 40 रुपए का डाउन साइड, 100 रुपए से लेके 150 रुपए के अपसाइड, ये पहला स्टॉक रहेगा मेरे रडार पे। दूसरा कंजम्पशन एफएमसीजी स्पेस से बहुत अच्छा ब्रेकआउट्स और एक चर्निंग देखने मिल रही है अभिषेक। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सेक्टोरल रोटेशन होगा, तो उस लिहाज से ब्रिटानिया का मुझे स्टॉक बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी ब्रिटानिया में। ऊपर में टारगेट्स हमको यहाँ पे लगाना है 5250 का टारगेट लगाना है और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है यहाँ पे 4900 का। ठीक है, 4,900 का स्टॉप लॉस होगा ब्रिटानिया के लिए, 5,260 के टारगेट होंगे। और वोल्टास हमने देखा कि 1450 रुपए के भाव के आसपास थोड़ा सा समय बिताया और आज फिर से हम देख रहे हैं कि जोश में लौट रहा है गर्मी बढ़ने के साथ साथ। 1450 रुपए के ऊपर है और आपके जो टारगेट बनेंगे 1540 और 1600 रुपए के टारगेट। आदित्य कब तक आ जाएंगे टारगेट ये? रहा है कि नेक्स्ट वीक तक शायद ये टारगेट्स आने के बहुत लाइकलीहुड है, क्योंकि मोमेंटम बिल्डअप होगा इसमें, तो ये सब स्टॉक्स बहुत स्पीड से चलते हैं। ठीक है, ये दो शेयर ब्रिटानिया और वोल्टास आदित्य जी के रडार पर। शिवांगी जी आप बताइए आपकी नजर कहां पर गई है, कहां कन्विक्शन आ रहा है आपका? जी बिल्कुल, मेरी नजर है सीमेंट स्पेस में। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव हमने देखी है। सीरीज ऑन सीरीज बेसिस पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से रोलोवर्स पॉजिटिव हुए हैं, तो यहाँ पे पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा रामको सीमेंट पर। वीकली बेसिस पे नेगेशन देखने को मिला है और पिछले 3 सीरीज के थोड़े बहुत सॉफ्टनेस के बाद हम देख रहे हैं वापस अप्रैल सीरीज एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में स्टार्ट होते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पे मेरी नजर रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो 950 के बनते हुए दिख रहे हैं रामको सीमेंट्स के में, और 890 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हुए इस पॉजिटिव डाइवर्जेंस ट्रेड को ट्रेड करें। ठीक है, रेमको सीमेंट 890 का स्टॉप लॉस, 950 का टारगेट आपके लिए और रेमको सीमेंट में बनेंगे। बाजार में ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग आई है। निफ्टी बैंक की जो तेजी है 125 अंकों के आसपास की फिलहाल है और निफ्टी में 20 अंकों की कमजोरी है। 23,570 के आसपास का आपको निफ्टी दिखेगा। और हालांकि आज मिड कैप और स्मॉल कैप में जोश ठीक ठाक है। आप देखिए हमारी टिकर टीम लगातार अगले फ्लैश कर रही है। निफ्टी का मिड कैप 100 इंडेक्स करीब करीब 1% ऊपर है, 500 अंकों के उछाल के साथ कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। आज कंजम्पशन वाला खेमा भी ना थोड़ा बंटा हुआ है। फार्मा में और आईटी में आज प्रेशर है। विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक 1% से ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा में भी 1% के आसपास की नरमी है। टीसीएस का शेयर भी आज थोड़ा सा नरम है, करीब करीब 3-4% के आसपास की नरमी हम टीसीएस के शेयर में भी देख रहे हैं। लेकिन टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, एचयूएल, एशियन पेंट्स ये शेयर मजबूत है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि देखिए टाटा मोटर कल जो चिंता आई थी ट्रंप के टैरिफ को लेकर, उसके बाद हमने 5-5.5% के आसपास की गिरावट देखी थी, लेकिन वो गिरावट थम गई है। ये भी एक अच्छी स्थिति है। आज आपको हर निशान के साथ कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा शेयर। ये आशीष भाई आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या रिकमेंड करेंगे? आपकी कोई पिक जो थोड़ा हम लंबे टाइम के लिए रख लें, पोजिशनल व्यू लगा के? बिल्कुल, तो देखिए मेरे हिसाब से डिफेंस की जो थीम है वो हमें काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है। इसको दो पार्ट में समझिए कि सबसे पहले अगर से हम बजट के एलोकेशन देखें तो बजट के एलोकेशन में जिस एक सेक्टर पे थोड़ा फोकस ज़्यादा हमें देखने को नजर आया था वो था डिफेंस। क्योंकि आप देखेंगे रेलवे के अंदर में जो इंक्रीमेंटल बजटरी एलोकेशन थे वो फ्लैट थे, जबकि यही चीज़ डिफेंस में हमें एक इंक्रीमेंटल केपेक्स देखने को नजर आया। उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप के आने के बाद में कहीं ना कहीं आपने देखा यूरोप ने भी अपने डिफेंस बजट के एलोकेशन को बढ़ाया और उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे इंडिया के भी मार्केट्स में देखने को मिला, जहां
पे पिछले एक हफ्तों के अंदर में अभी कुछ दिनों पहले 50,000 करोड़ की मंजूरी गवर्नमेंट ने दी डिफेंस के अंदर में। आप देख रहे हैं बीईएल को कल एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला, उसके 3-4 दिन पहले भारत डायनामिक्स को करीब 4,000 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला। तो ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर पे ऑर्डर बुक कंटिन्यूसली बढ़ रही है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, इंडिजिनाइजेशन का ट्रेंड बढ़ रहा है, इसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है। और क्योंकि हमें लगता है कि एक ब्रॉड लेवल पर सेक्टर के अंदर में जबरदस्त ग्रोथ देखने को नजर आएगी। जैसे हम बोलते हैं कि डिफेंस की जो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी साइज है वो क्लोज टू 10 लाख करोड़ है, और अगर से हम सिर्फ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो 2 लाख करोड़ की है। तो 12 लाख करोड़ की इस अपॉर्चुनिटी में मुझे लगता है बड़ी ग्रोथ आपको देखने को नजर आएगी। और वहां हमारी काफी स्टॉक्स पर वैसे तो नजर है, पर जो टॉपिक इस समय पे हमें अच्छा लग रहा है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसके अंदर में एक फ्रेश वीकली मंथली सभी चार्ट फ्रेम पर बड़े ब्रेकआउट्स हुए हैं। तो मेरे हिसाब से 290 पे बहुत बढ़िया पोजिशनल सपोर्ट स्टॉक ने बनाया, और ये सपोर्ट लेवल मेंटेन होते हैं तो 350 360 तक की पोटेंशियल अपसाइड मैं समझता हूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। दूसरी, जैसे मैंने कहा कि मजगांव डॉक भी हमें काफी पसंद है। इसकी जो ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स की है, रेवेन्यू विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 20% केगर आने वाले 3-4 सालों में देखने को नजर आएगी। क्योंकि इंडिजिनाइजेशन का इनका कंटेंट बढ़ा है तो उसकी वजह से मार्जिन्स में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, और ये सब रिफ्लेक्शन प्राइस चार्ट में क्लियरली देखने को नजर आ रहा है, जहां स्टॉक अपने वीकली मंथली सभी चार्ट फ्रेम पर एक बढ़िया बेस बना चुका है, और अब एक पोल एंड फ्लैग फॉर्मेशन के ब्रेकआउट को स्टॉक क्रॉस कर रहा है 2720 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से 2600 पे एक अच्छा बेस है, ये बेस होल्ड करता है तो 3,000 रुपए तक की अपसाइड मैं समझता हूं मजगांव डॉक के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। तो एज अ डिस्क्लेमर दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में है। एक स्टॉक मैं और ऐड करना चाहूंगा, वो होगा होटल स्पेस से, और स्टॉक है आईटीसी होटल्स। तो देखिए आईटीसी होटल्स हमें इसलिए पसंद है कि जहां इंडियन होटल 38 से 40 टाइम्स ईवी एबिटा पे ट्रेड कर रहा है, वहीं आईटीसी होटल आपको 20 टाइम्स बिलो ईवी एबिटा पे मिल रहा है। तो एक वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पे काफी अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के टर्म्स में अगर से हम देखें तो 9% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगले 1 साल में देखने को नजर आएगी, और 3 से 4 सालों में यहाँ पे आरओसी में 4% का इजाफा देखने को नजर आएगा। क्योंकि हमें लगता है मार्जिन इंप्रूवमेंट काफी सिग्निफिकेंट आईटीसी होटल्स के अंदर में देखने को नजर आएगा, तो उसका बेनिफिट आप देखेंगे कि री रेटिंग के अंदर में होगा, वैल्यूएशन री रेटिंग के अंदर में होगा, और धीरे धीरे स्टॉक 25 से 26 ईवी एबिटा पे आता हुआ नजर आएगा। टेक्निकली आप देखेंगे लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक अब अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 188 पे मेरे हिसाब से एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक का, ये सपोर्ट लेवल होल्ड करता है तो 230 से 240 तक की पोटेंशियल अपसाइड आईटीसी होटल्स में भी देखने को नजर आएगी। एज अ डिस्क्लोजर आईटीसी होटल्स भी हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। ठीक है, आईटीसी होटल्स, मजगांव डॉक जैसे शेयर पसंद हैं और इनमें पैसे लगाने की आपको सलाह दी जा रही है, और पूरे तर्कों के साथ, पूरी रीजनिंग के साथ। और मजगांव डॉक अब देखिए अच्छे से रिकवर करके इसका रिकॉर्ड हाई भी 3,000 रुपये के आसपास ही है, फिर से उसको रिटेन करने की कोशिश करेगा, ये उम्मीद जता रहे हैं हम। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी शेयर अच्छी रिकवरी दिखा चुका है, 300-350 के रेंज का शेयर हुआ करता था, वहां से प्रॉफिट टेकिंग आई, हमने देखा 250 रुपए के नीचे गया, लेकिन रिबाउंड बड़ा अच्छा आया। और आज जो डेटा आए हैं कि इनके ऑर्डर बुक जो अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें 18,000 करोड़ रुपए के आसपास के इनको ऑर्डर मिले हैं, उसके चलते ये तीनों के तीनों ना शेयर फोकस में हैं, बल्कि आज भी देखिए ये मजबूती के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, ये 3 शेयर आप थोड़ा लंबा नजरिया रखिए, इसको ले सकते हैं, आशीष जी की पसंद है ये। शिवांगी, फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स में देखिए तो थोड़ी मूव्स आते हुए दिख रहे हैं, और अब 15-20 दिन बाद तो मानसून के पूर्वानुमान पर फोकस होगी, उसके बाद 2 महीने बाद तो खैर मानसून आ भी जाएगा, 3 महीने बाद। कहीं आप बाइंग करने की सलाह देंगी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में? शिवांगी प्लीज अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल, ये पूरे क्षेत्र के स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि सारे स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं पिछले 2 से 3 हफ्तों से, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज जरूर हो रही है, एक बेस जरूर बना है, बट फॉलो अप हल्का सा मिसिंग है। तो मेरी राय रहेगी कि हम जरूर वेट एंड वॉच करें। सबसे पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा चंबल फर्टिलाइजर्स पे, क्योंकि ये लगातार पिछले 8 हफ्तों से हायर बॉटम बनाते जा रहा है, यानी कि सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मोमेंटम इन लेवल्स पे थोड़ा कम है, बट वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। और ये जब तक 615 के ऊपर होल्ड करते हुए नजर आता है तो हम 650 तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिलेगा। कुछ और शेयर्स जिनमें आज फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, उसमें से एक डी मार्ट भी है।
आदित्य डी मार्ट चेक करोगे, ये स्टॉक एक्सप्रेस फायर कर दो आप। आदित्य डी मार्ट जरा देख के बताइए, सीरीज के लिए रखना चाहता हूँ। डिम्पी जी बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट है। इनफैक्ट इसने आउट परफॉर्म भी किया है ऑफ लेट इंडेक्स को और इसके पीयर्स को, तो अप मूव बिल्कुल इसमें बनता है। सिर्फ एक मुझे इसमें रुकावट दिखती है, वो है इसका 200 डीएमए विच इज अराउंड 4270। अगर 4270 के ऊपर निकल के स्टॉक सस्टेन करने लगता है तो मेरे हिसाब से इसमें एक 4550 तक का मूव बनता है। तो ब्रेकआउट है, फ्रेश अच्छे वॉल्यूम्स पे ट्रेड कर रहा है, लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बनाना बनता है डिम्पी जी इसमें। मैं खाली इतना सजेस्ट करूंगा, एक बार 4275 4270 के आसपास रिविजिट करे। अगर उसको भी निकाल के उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करने लगता है तो स्टॉप लॉसेस ट्रेड करके 4550 के स्टॉप लॉस के लिए पूरे एक्सपायरी के लिए डेफिनेटली होल्ड करे। और एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंडेड है लॉन्ग पोजीशन के लिए। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। एक और शेयर भी है हिंदुस्तान MCX देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स छोड़ दो आदित्य, MCX इसको देखना जरा और कितना चलेगा ये। डिम्पी जी मुझे लग रहा है इसमें एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन बनता हुआ दिख रहा है। 200 डीएमए के ऊपर ब्रेकआउट आया है, इसमें एक अच्छा बेस फॉर्म किया है 20 डीएमए के आसपास। तो 5750 से लेके 5800 के अप मूव इसमें मुझे देखने मिल रहे हैं। पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए मेरे हिसाब से इसमें, और एक 5150 का स्टॉप लॉस लगा है। 5150 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप एक लॉन्ग ट्रेड ले और आपको डेफिनेटली इसमें 5750 तक के अप मूव्स देखने मिलेंगे। डैश तो देखो रेंज में है आज, जैसे हमने सुबह भी आपके सामने बात करी थी, लेकिन अलग अलग स्टॉक्स के अंदर मोमेंटो है। कईयों के अंदर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, कईयों के अंदर नई सीरीज़ का सौदे बन रहे हैं। तो आप वो सारे शेयर ना छांट छांट के लिखते जाइएगा, बात रखते जाएंगे हम आपके सामने। आशीष, एक शेयर आपसे और पता करना है, आप डिलीवरी आपकी वॉच लिस्ट में है क्या? डिलीवरी ये बहुत शेयर बहुत बुरी तरह से पिटा है, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन की फेज़ में है, अटेम्प्ट ले रहा है, प्राइस एक्शन से दिख रहा है कि शायद अपनी गिरावट को रोकना चाहता है। आपकी है वॉच लिस्ट में ये? देखिए अभी तक के डिम्पी नहीं है, उसका रीजन बहुत सारे हैं, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आ गई और बहुत सी कंपनीज जो प्रॉफिटेबल है, जहां पर पे आप देख रहे हैं मार्जिन्स के एक्सपांशन हो रहे हैं, जहां पर रिटर्न मैट्रिक्स रेशियोज काफी स्ट्रांग है, चाहे वो ROC हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, और वो स्टॉक आपको बिलो 20 PE मल्टीपल पे मिल रहे हैं, तो वहां पर पे कंफर्ट ज्यादा है। और कैश बर्न बिजनेसेस में इस समय पर थोड़ा रुझान कम है, जबकि आप देख रहे हैं कि जोमेटो जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग फ्रेंचाइज है, क्योंकि वहां पर पे डार्क स्टोर्स के एडिशन काफी हो रहे हैं, तो जिसके चलते आपने देखा कि ये जो 1-2 क्वार्टर्स हैं वो थोड़े तकलीफ में जा सकते हैं, चाहे जोमेटो हो या स्विगी जैसे स्टॉक हो। तो अगर से मुझे बेट ही करना होगा तो मैं कभी भी समझता हूं कि जोमेटो जैसे स्टॉक के अंदर में डिप पे एक सोचना चाहिए, क्योंकि वहां पर पे 1 या 2 क्वार्टर के बाद में अर्निंग रिकवरी काफी स्ट्रांग रहेगी। तो अभी तो इस समय वहां पे भी हम पोजीशन ले रहे हैं, पर मेरा ये मानना है अगर से लेना ही है तो मैं जोमेटो जैसे स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा। डिलीवरी इस समय क्लियरली हमारे लिए एक अवॉइड ट्रेड बना हुआ है। एज अ डिस्क्लोजर, जोमेटो हमारे कोर पोर्टफोलियोज में अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं, और हो सकता है डिप में शायद इसको और ऐड भी करें। ठीक है, एवरेज तो आप कर भी पाओगे अच्छे से, क्योंकि थोड़ा ऊपर से नीचे भी आया है, और एवरेज करनी भी चाहिए अगर शेयर अच्छा हो, जैसे आप आशीष भाई बता रहे हो कि आप एवरेज भी इसमें कर सकोगे आगे चल के। चलिए एक शेयर और भी, आज IT की दिक्कत तो खैर दिख रही है साफ साफ, बस मेरे को शिवांगी से ये पता करना है कि विप्रो के अंदर और कितनी गिरावट आएगी। शिवांगी, विप्रो चेक करोगे एक बार आप? आज नई सीरीज़ में ये वीक है, ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये है कि ये शॉर्टिंग हुई है इसके अंदर। ये कितने और टूट सकता है जहाँ पे इसके बारे में सोचना शुरू करें? IT क्षेत्र काफी एक डैम्पन स्ट्रक्चर रहा है लगातार पिछले 3 सीरीज से। अगर हम देखें तो साल के शुरुआत में ही हमने देखा था कि थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस शुरू हो गई थी इस पूरे क्षेत्र में, और ये सेक्टर जो है इस क्वार्टर के लिए काफी एक लैकलस्टर रहा है। विप्रो में हमने देखा है कि एक 250 का एक अहम बेस था, जो कि एक पोजिशनल बेस था, वो रिस्पेक्ट करते हुए नजर आया था। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम बेस की बात करें तो 260 का एक लेवल है, जो कि एक प्रीवियस वीक के लो भी के आसपास है। तो 260 के लो को हम ध्यान रखें, और यहाँ पे अपसाइड जो है वो अभी भी कैप्ड नजर आ रहा है। को एक झटका लगा है, 60 पॉइंट नीचे आया है निफ्टी इस बीच। बैंक निफ्टी जो किसी तरह से हरे निशान में रुका हुआ था, वापस वो भी हरे निशान लाल निशान में पहुंच गया। 60 पॉइंट की गिरावट वहां पर भी आई है। HDFC के अंदर आज हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है। ये शेयर एक बार दिखाना एक बार जरा, HUL और L&T, TCS और इन्फोसिस, ये सब बड़े शेयर फटाफट से फायर करते जाओ। HDFC बैंक बकायदा डेज लो टेस्ट कर रहा है।
HUL के अंदर भी जो गिरावट जो बढ़त है वो कॉन्ट्रा हो रही है। आज आप देखोगे आपको अच्छे जो प्ले मिलेगा ना वो FMCG में मिलेगा, थोड़ा बहुत एनर्जी में मिलेगा, यहाँ पर आज थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। बट बैंक के अंदर स्लाइटली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जो एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं। आदित्य, 2 शेयर आप जरा और चेक करो जहाँ पे थोड़ा लॉन्ग बन रहा है, मैं स्पीड से पता करता हूँ। फर्स्ट इज IGL, ये सीरीज में चलेगा सर? IGL अभी आया है हरे निशान में। थोड़ा वेट करूंगा डिम्पी, इसमें एक कंसोलिडेशन फेज चालू है, मोमेंटम अभी भी नहीं है स्टॉक में। अगर ये 190 200 के ऊपर चलना स्टार्ट करता है स्टॉक को, फिर मेरे ख्याल से इसमें एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन ले सकते हैं 210 220 के टारगेट्स के लिए। अभी के लिए फिलहाल वेट एंड वॉच। ठीक है आशीष भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे को एक मिड कैप कैटेगरी का एक अच्छा सा शेयर बता के जाइए जिसमें अभी भी सेफ्टी और ग्रोथ दोनों का कॉम्बिनेशन हो, दोनों ब्लेंड हुए हो, वो कौन सा शेयर है जहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी है, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा और ग्रोथ अच्छी है? मैं थोड़ा समय दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कैटेगरी मिड कैप हो। तो मेरे हिसाब से हेल्थ केयर, वैसे तो मैंने जो ITC होटल्स की बात की डिम्पी, वो मुझे काफ़ी स्टेबल मिड कैप स्टॉक नज़र आता है होटल इंडस्ट्री को प्ले करने के लिए। जैसे आप जानते हैं कि एवरेज रूम रेट्स डबल हो चुके हैं, ऑक्यूपेंसी रेट्स 72-73% हो चुके हैं, ग्रॉस मार्जिन इन बिजनेसेस में 90-91% की है। और क्योंकि एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के अंदर में ये कंपनीज एंटर हो रही है, इसलिए वहां पे मार्जिन एक्सपांशन और ROC का एक्सपांशन होने वाला है। तो आप देखेंगे कि लंबे अवधि में ITC होटल्स एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। तो मेरे हिसाब से पहला स्टॉक तो ये रहेगा, पर क्योंकि इसकी चर्चा की थी तो मुझे लगता है मैं एक स्टॉक और ऐड करूंगा इसमें, और वो होगा हॉस्पिटल से, होटल से हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल स्टॉक में मुझे लगता है कि मेदांता एक बहुत ही बढ़िया मुझे स्टॉक नजर आता है। फ्रेंचाइजी काफी स्ट्रांग है, ग्लोबल हेल्थ के नाम से हम इसको जानते हैं लिस्टिंग में, और मेदांता आपके गुड़गांव में बहुत फेमस है। तो गुड़गांव, रांची, इंदौर, पटना जैसे डेंस पॉपुलेशन वाली जो जगह है वहां पे इनके हॉस्पिटल्स हैं। 3000 जो इनके बेड्स हैं वहां पर पे करीब न्यू जो एडिशन है वो 1000 बेड्स का कर रहे हैं। और इस 1000 बेड्स में 3/4 जो एडिशन है वो एसेट लाइट मॉडल के अंदर में आ रहा है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट काफी स्ट्रांग रहेगा। 69,000 का एवरेज रेवेन्यू ऑपरेटिंग बेड इस समय पे इस हॉस्पिटल का बना हुआ है, जो कि काफी स्ट्रांग है पीयर्स के कंपैरिजन में। और हमारा ये मानना है कि लंबे समय में हेल्थ केयर जो सेक्टर है वो अच्छी खासी ग्रोथ दिखाएगा, और यहाँ पर डाउन साइड हमेशा थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम रहेगी। तो आप देखेंगे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंटिन्यूसली टिका हुआ है। मीडियम टर्म में मैं समझता हूँ अगर से स्टॉक 1100-1110 के ऊपर मेंटेन रहता है, क्योंकि एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल है, तो मैं ऐसा समझता हूँ थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यूज को दे तो 1600 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री मैं समझता हूँ ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स PMS में बना हुआ है। पॉइंट टेकन। आशीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आज आपने हमसे वादा किया कि अपने आप चक्कर यानी कि राउंड बढ़ाएंगे, तो उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भाई, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आदित्य और शिवांगी हमारे साथ बनी रहेंगी। शिवांगी और आदित्य, आप भी जानते हैं कि मार्केट में 2 चीज़ें बड़ी हावी रहती हैं, या तो मार्केट के अंदर ग्रीड होगा या तो मार्केट के अंदर फियर होगा। ये बैलेंस हो जाएगा तो बाजार रुकता है, ये कहीं भी कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो फिर उस हिसाब से रिएक्ट करता है। इसी की पूरी एक स्टडी करने के बाद आज मेरे साथ गौरव, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वो आपको ये बताने वाले हैं कि क्रिस वुड, जो कि जाने माने फंड इन्वेस्टर्स हैं, वो ग्रीड एंड फियर की रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा है, क्या बात बोली है। गौरव आप बताएं। है कि कुछ अच्छा ट्रेंड जो है इस रिपोर्ट से हमें देखने को मिलता है, और इस बार क्रिस वुड ने ऐसे ही एक बड़ा ट्रेंड जो है वो हाईलाइट किया है। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो ट्रेंड्स की। यूएस मार्केट जो कि काफ़ी ज़्यादा फोकस में है आजकल, उनका मानना यह है कि कहीं पे सेंटिमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव जो है उनको इन्वेस्टर्स में देखने को मिल रहा है यूएस मार्केट को लेके। इनफैक्ट अगर हम नंबर्स की बात करें तो उनका मानना यह है कि बिगेस्ट रिडक्शन जो है वो उन्होंने देखा यूएस मार्केट को लेकर सेंटिमेंट्स में उनके 24 ईयर्स के जो सर्वे में। इसके अलावा उनका मानना यह भी है कि आगे जाके यूएस मार्केट्स में जब भी रैली होगी तभी एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा, और ये जो सेल ऑफ है वो डाइवेस्ट होके कहीं पे जो इमर्जिंग मार्केट्स हो गए या फिर यूरोपियन या चाइनीज मार्केट्स हो गए, वहाँ पे जो फंड्स हैं वो हमें इन्फ्लो होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और इसके 2 मेन रीजंस है। सबसे पहले कि जो सेल ऑफ की रैली है यूएस मार्केट्स में वो ऑलरेडी चालू हो चुकी है, और दूसरा उनका मानना यह है कि अगर हम यूएस मार्केट के स्टॉक्स की बात करें तो अभी भी थोड़े ओवर वैल्यूड है, क्योंकि अगर हम ग्रोथ को देखें तो अभी भी
थोड़ी सबड्यूड ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है और एक ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। अगर हम टैरिफ की बात करें तो उनका मानना यह है कि कहीं पे नेगेटिव इम्पैक्ट जो है टैरिफ का देखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है यूएस में जो एक्सपोर्ट करती है उनके टैरिफ जो है यूएस से कम ही है। आखिर में अगर हम बात करें चेंजेस में, तो उन्होंने इंडिया पोर्टफोलियो के लेके भी काफ़ी की चेंजेस जो है वो हाईलाइट किए हैं। उनका जो लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है वहाँ पे कुछ की चेंजेस, सबसे पहले बात करते हैं रियल इस्टेट की। उन्होंने ये जो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की जो पोजीशन है वो घटा दी है। उसके बदले में उन्होंने मैक्रोटेक डेवलपर्स में जो उनका पोजीशन है वो 1 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ा है। अभी ये जो पोजीशन है वो 4% का रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट में डीएलएफ को भी ऐड कर दिया है। इसका वेटेज जो है वो लगभग 3% रहेगा उनके पोर्टफोलियो में। अगर हम बात करें ट्रैवल स्टॉक की, तो मेक माई ट्रिप को उन्होंने ऐड किया है उनके पोर्टफोलियो में और इसका वेटेज भी है कहीं पे 4% रहने वाला है। और इसके बदले में उन्होंने एक्सिस बैंक को उनके पोर्टफोलियो से घटाया है। अगर हम बात करें जोमेटो की, वहाँ पे भी एक बुलिश व्यू उनके तरफ से, क्योंकि उन्होंने जोमेटो को अभी उनके पोर्टफोलियो में ऐड किया है और इसके बदले में टीएसएमसी जो स्टॉक है उसको घटा दिया है एशियन मार्केट से। और आखिर में बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक बड़ी कंपनी, यहाँ पे भी उन्होंने 2 परसेंटेज पॉइंट का जो इंक्रीज है वो किया है उनके एलोकेशन में और इसके बदले में कहीं पे एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक में से ये जो एलोकेशन है वो 1% पॉइंट से कम किया है। तो एक बड़ी चेंज उन्होंने भी इंडियन मार्केट के पोर्टफोलियो में की। यूएस मार्केट को देखा तो कहीं पे काफ़ी एक दिलचस्प जो रिपोर्ट है वो उन्होंने सबमिट की और इसी सब के चलते हुए आगे जाके 2 अप्रैल को जैसे ट्रंप का भी टैरिफ के ऊपर कई सारे ऐलान आ सकते हैं, तो इसी के चलते हुए हमारी नज़र तो ज़रूर बनी रहेगी। आपको भी इन सब पे नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ठीक है, क्रिस वुड की ये ग्रीड एंड फियर की रिपोर्ट, यानी कि बाजार में कहां पर भय है कहां पर लालच है उसको लेकर रिपोर्ट आती है और अपनी वो पोजीशनिंग भी जो थोड़ी शिफ्ट करते हैं उसके बारे में भी क्रिस वुड जानकारी देते हैं। प्रॉपर्टी स्टॉक्स को लेकर देखिए उन्होंने थोड़ा सा अपना वेटेज बढ़ाया है। मैक्रोटेक में गोदरेज प्रॉपर्टीज में कम की है और एचडीएफसी बैंक और एसबीआई की वेटेज में कटौती वो करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा शिवांगी, आपसे जरा जानना चाहेंगे, ये जिन प्रॉपर्टी स्टॉक्स की बातचीत कर रहे हैं क्रिस वुड, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो चाहे लोढ़ा हो या फिर डीएलएफ हो, महीने भर में करीब 8 से 10% के आसपास रिटर्न तीनों ने कमा के दिए हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर खबर भी आई है कि उन्होंने अपने गुरुग्राम के प्रोजेक्ट में गोदरेज अस्त्र में 1000 करोड़ रुपए में 90 फ्लैट्स बेचे हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स। मतलब एक अपार्टमेंट पड़ गया करीब 12-13 करोड़ रुपए के आसपास का। इन तीनों में से आपको टेक्निकली कौन सा साउंड ज्यादा लग रहा है? अगर किसी को पोजीशन अपनी कंटिन्यू करनी हो तो आपका भरोसा कहां होगा? जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट पैक में एक अच्छा एक्शन बनते हुए नजर आया है पिछले 3 हफ्तों से। आप अगर गोदरेज प्रॉपर्टी और ओबरॉय रियल्टी की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है, स्टेबल स्टॉक्स है। बट वहीं पे अगर आपको एक क्विक मूव की आशंका है तो लोढ़ा को भी हम नजर रख सकते हैं। यहाँ पे मोमेंटम जो है वो हल्का सा तेज है एज कम्पेयर टू द अदर टू। तो ये तीनों ही स्टॉक्स काफी अच्छे से प्लेस्ड है, सपोर्ट्स पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है। तो नजर जरूर रख सकते हैं एक अपस्विंग के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोढ़ा, इन शेयरों के बारे में चर्चा और ये राय आपके लिए शिवांगी की। कंजम्पशन में आज बाइंग हो रही है शिवांगी और बहुत सारे लोगों के पास आईटीसी के शेयर हैं। 414-15 रुपए के आसपास का भाव होगा इसका। आज हम तेजी देख रहे हैं। आईटीसी पे दांव लगाएं थोड़ा सा, अगर किसी को लंबा सोचना है, मान लीजिए अगर पूरी सीरीज भर रखना हो तो आप टारगेट क्या देखेंगे? जी बिल्कुल, आईटीसी में एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। हमने देखा है कि यहाँ पे रोलोवर्स भी काफी इन लाइन है, काफी अट्रैक्टिव तो नहीं है बट ओवरऑल पॉजिटिव नजर आए हैं। एक 414 का एक रेजिस्टेंस था जो पिछले 4 से 5 बार स्टॉक नहीं सरपास कर पा रहा था, वो अब उसके ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। हालांकि मोमेंटम अभी भी मिसिंग है क्योंकि फॉलो अप में गति नहीं है। तो जब तक यहाँ पे 415 के ऊपर ये होल्ड करते हुए नहीं नजर आएगा, जो कि एक इसका इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज लेवल भी है, तो तब तक यहाँ पे थोड़ी बहुत लैकलस्टर मूव हम देखेंगे। 415 के ऊपर ये अगर होल्ड करते हुए टिकते हुए नजर आता है तो 430 तक के लेवल्स यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। 30 तक के लेवल्स बन सकते हैं। 415 के ऊपर आकर ये टिक जाए तो 1.25% के आसपास की मजबूती फिलहाल आईटीसी में दिख रही है। एक शेयर जो ऊपरी स्तरों पर बार बार प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है, चलने की कोशिश किया गिरावट के बाद, M&M की हम बात कर रहे हैं। आज 3.25% के आसपास की गिरावट के साथ ये निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है।
और फिर से भाव आगे हैं इसके। जहां से ये चला था, जब खबर आई थी टेस्ला वाली, तो ये गिर के 26.5 रुपए के आसपास आया, फिर हमने 2800 रुपए के प्राइसेस देखे और फिर से हम देख रहे हैं कि उसी लेवल के आसपास वापस आ गया। आदित्य, जरा आप बताइए, M&M क्या इस लेवल के आसपास कॉन्ट्रा ट्रेड करना चाहिए, खरीदें इसको? नहीं अभिषेक जी, मैं अवॉइड करना चाहूंगा। इनफैक्ट थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है मुझे स्टॉक में, काफी एक अच्छे मोमेंटम अप मूव के बाद स्टॉक में अब सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट अहम इसमें बात यह है कि 200 डीएमए ब्रीच किया स्टॉक और उसके बाद स्टॉक ने रीटेस्ट करने की कोशिश की 200 डीएमए, वहां से वापस सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। सो क्लासिक चार्ट पैटर्न है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का करेक्शन शायद यहाँ से और गहरा सकता है। तो मेरी मेरी सलाह इनफैक्ट ये रहेगी, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो इसमें एक स्टॉप लॉस लगाया है आप अराउंड 2600 का। अगर 2600 ब्रेक करता है स्टॉक तो आप इससे एग्जिट करने के मौके देखें, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें जो करेक्शन है वो और डीपन हो सकता है यहाँ से, और अगर वो गहराता है यहाँ से तो नीचे की तरफ स्टॉक कहीं 2300 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो M&M से दूर रहे। इसके अलावा मुझे लग रहा है आपको अगर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर स्पेस में कुछ विकल्प और मिलते हैं तो वो देखना चाहिए, जैसा कि TVS मोटर्स है, बजाज ऑटो है। मेरे ख्याल से 2 व्हीलर स्पेस में ये बेटर है। 4 व्हीलर में मुझे मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स पे काफी फोकस रखना चाहिए। कल के एक नेगेटिव न्यूज के बाद स्टॉक ने गिरावट दिखाई और अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग एडिशन करने का। रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से बहुत बेहतरीन लगता है मुझे वो स्टॉक। तो M&M से एग्जिट करें टाटा मोटर्स, या फिर 2 व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो और TVS मोटर पे फोकस करें। M&M से आप एग्जिट कर लीजिए, 2300 तक गिर सकता है शेयर। ये टाटा मोटर में एंट्री करने की सलाह है। कल की गिरावट के बाद आज संभलते हुए दिख रहा है। निफ्टी बैंक वोलेटाइल आज दिख रहा है। ये अभी फिलहाल जो कमजोरी है वो 30 अंकों के आसपास की है, और अगर हम निफ्टी की बात करें तो गिरावट है 65 अंकों की, 23,500 के आसपास आकर ये फिर से थमता हुआ दिख रहा है। देखते हैं कि क्या यहाँ से फिर से रिवर्सल आती है, यहाँ से बाइंग आती है या नहीं आती है। पावर शेयरों में शिवांगी हमने जोश देखा है और लगातार रेकमेंड भी हो रहे हैं शेयर। ये आज भी वोल्टास रेकमेंड हुआ। आप जरा ये बताइए कि NHPC की अगर बात करें, अच्छा शिवांगी से संपर्क टूट गया है, आदित्य आपसे जवाब जानना चाहेंगे। NHPC में हमने अच्छी तेजी देख ली है, करीब 18-20% चढ़ा ये शेयर पिछले महीने भर की अगर बात करें तो, और ये चलेगा शेयर, आपको भरोसा है या फिर कोई और पावर स्टॉक्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे लग रहा है इसमें बने रहना चाहिए, पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहिए। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है इसमें, एक और ब्रेकआउट के लिए रेडी हुआ है स्टॉक। 88 रुपीज का हर्डल है ऊपर में, जो कि 200 डीएमए भी है स्टॉक का, तो 88 तक का तो इमीडिएट अप मुझे दिख रहा है। अगर उसके ऊपर निकाल के स्टॉक ट्रेड करता है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 95 रुपीज के अपमूव तक के लिए आप वेट कर सकते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बना रखा है तो बने रहे। मैं सजेस्ट करूंगा इतनी हड़बड़ाए ना, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा इसमें समवेयर अराउंड, इसमें 83 रुपीज का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। जैसा कि मैंने कहा 88 रुपीज का एक नेक्स्ट पड़ा हुआ है, उसके वेट करें, वो निकाल के उसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो 95 रुपीज के अपमूव्स के लिए आप देख सकते हैं। अगर आपको फ्रेश एडिशन करना हो तो भी आप कर सकते हैं करंट लेवल्स पे 83 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ, और आप इसमें 95 रुपीज के अपमूव के लिए वेट करें। NHPC को लेकर ये व्यू। बैटरी वाली कंपनीज में हमने परसों के सत्र में तेजी देखी थी, क्योंकि सरकार ने इंपोर्ट को लेकर कुछ रिलैक्सेशन दी थी कंपोनेंट को लेकर, और हमने हमारा राजा एक्साइड दोनों में तेजी बनती हुई देखी थी। एक्साइड फिलहाल 0.5% ऊपर है, हमारा राजा की बात करें तो करीब 1% के आसपास की तेजी है। 1000 रुपये के ऊपर हमारा राजा का भाव टिका हुआ है। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से आई, लेकिन आज फिर से मोमेंटम बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। हमारा राजा कितना स्ट्रांग आप देख रहे हैं आदित्य शेयर को, और आपकी तरफ से टारगेट्स क्या होंगे इसके लिए? मुझे लग रहा है दोनों ही स्टॉक में एक मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से बहुत बेहतरीन है और बहुत सिमिलर लुकिंग चार्ट सेटअप है दोनों का। हमारा राजा बात कर ले या एक्साइड की बात कर ले, तो अगर हम पहले हमारा राजा बैटरी की बात कर ले तो इसने एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट जहां से आया था वहां से अब अपमूव आ रहा है ऊपर की तरफ। अगर मैं बात कर लूँ पोजिशनल लेवल्स पे, तो मुझे इसमें लग रहा है कि आराम से स्टॉक 1200 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। अगर 1200 को निकालता है तो 1300 के लेवल्स को भी टेस्ट करने के लिए दमखम रखता है स्टॉक। ऊपर में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसमें अराउंड 1120 का आता है, जहां से स्टॉक लगातार घूमते आया है, बट मुझे लग रहा है ये टाइम शायद स्टॉक निकालना चाहिए। और नीचे स्टॉप लॉस हमको इसमें 1000 का लगाना है, तो 1000 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी करें। और पहला टारगेट इसमें जो आता है वो 1120, उसके बाद इसमें 1300 के लेवल्स के लिए आप वेट कर सकते हैं। अगर सामने एक्साइड की बात कर ले तो एक्साइड में भी एक पोजिशनल ट्रेड बना के रखना चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें हमको लगाना है 350 का, और ऊपर में टारगेट इसमें 400 तक के देखने मिल सकते हैं। 400
400 तक के टारगेट एक साइड में आ सकते हैं और 1100 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं हमारा राजा के शेयर में। गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज ने भी पैसे बना के दिए हैं। आईजीएल की हमने चर्चा की। गेल का शेयर भी चला है। गेल में आज हल्की फुल्की तेजी दिख रही है। गेल में कितनी गर्मी आप आदित्य देख रहे हैं? क्योंकि हमने 200-250 रुपए के भी भाव देखे हैं गेल में। प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ था ये तगड़ा वाला। क्या उसको कैचअप करने की कोशिश करेगा शेयर ये? बिल्कुल अभिषेक जी, इनफैक्ट मॉर्निंग ट्रेड मैंने गेल पे ही दिया था 195 के टारगेट्स के लिए। वो इंटैक्ट है। मार्केट में वॉल्टिलिटी देखने मिल रही है, लेकिन स्टॉक में तेजी अभी भी बरकरार है। अगर आपने पोजीशन नहीं बनाया तो अभी भी मौका है आपके पास, आप पोजीशन बनाए इसमें। 195 का पहला टारगेट आता है, उसके बाद 200 के टारगेट्स आएंगे और नीचे में स्टॉप लॉस आपको 175 का लगाना है। तो बिल्कुल बने रहे गेल में और खरीदारी करें। मुझे लग रहा है इसका मोमेंटम बिल्डअप जो है वो आगे जाके और आपको बेहतरीन रिटर्न्स देने वाला है। ठीक है, गेल को लेकर ये व्यू। आज देखिए निफ्टी बैंक हरे निशान में आ गया है। 50 अंकों के आसपास की तेजी आपको दिखेगी और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज ठीक ठाक है। 1700 शेयर ऊपर है, 700 शेयर नीचे है, तो उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी में 50 अंकों के आसपास की कमजोरी हम देख रहे हैं। और आज निफ्टी के वायदा में अगर हम देखेंगे तो जो टॉप गेनर है वो है बीएसई। 13% के आसपास का उछाल है आज का बिग शो। सेबी ने जो एक्सपायरी के डेट्स को लेकर जो कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और एनएससी ने अपने एक्सपायरी को जो चेंज करने का फैसला था उसको टाला है, उसके चलते उत्साह बढ़ा है। और बीएसई में हम देख रहे हैं कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आज बाइंग हो रही है। 13% ऊपर अब ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन एक काम करते हैं, एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। नरेश मेरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं अपने कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज लेकर। नरेश जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अच्छा ठीक है, नरेश जी को भी जोड़ेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, ऑप्शंस का एक ट्रेड लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ हैं। नीलेश जी बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या ट्रेड करेंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए खरीदारी पर फोकस है। एफएमसीजी स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम आज बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर नजर रख के चलने की सलाह होगी। कोलपाल ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हम पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टूवर्ड्स द लेवल तक 2450 से लेकर 2480 तक की जोन में। यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी, जहाँ पे हम एडवाइस कर रहे हैं कि कोलपाल का 2440 का कॉल ऑप्शन जो फिलहाल 72 पर ट्रेड हो रहा है इसे लॉन्ग करें। 59 का छोटा सा स्टॉप लॉस रखना होगा। 95 से 115 के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। रिस्क अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 3000 का है एंड रिवॉर्ड यहाँ पे 6600 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल कुलपाल में मोमेंटम को प्ले करने के लिए कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है, तो कोलगेट के अंदर हो गया 2440 तक की कॉल है, खरीदने की रिकमेंडेशन और इस स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ आपके स्क्रीन पर रखा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी फायर कीजिएगा। नीलेश भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए। 100 पॉइंट ऊपर आ गया वापस से बैंक निफ्टी, बट निफ्टी अभी भी लाल निशान में है। देखिए निफ्टी को आज ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है और हो भी रहा है और दिख भी रहा है स्क्रीन पर, है ना। उसमें एक तो कुछ हद तक IT कंपनीज़ हैं, एक बार IT का इंडेक्स भी दिखा दो, और काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा ऑटो का इंडेक्स भी आप दिखाना एक बार स्क्रीन पे। ऑटो एंड IT बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है फर्स्ट डे सेकंड डे तक आपको उतना सपोर्ट ना करे, बट आने वाले दिनों में ज़रूर इन दोनों को देखना। ये ऑटो इंडेक्स है डेज लो, ये IT इंडेक्स है डेज लो, इन दोनों की वेटेज है। अब आप बैंक्स को अलग कर दें तो अलग कर दें, ये 3 सेगमेंट होते हैं, ऑटो एंड IT एंड बैंक्स। बैंक अलग है, ऑटो एंड IT डेज लो टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर में आपके सामने कमोडिटीज़ का एंगल भी रखेंगे कि कमोडिटीज़ में इस समय क्या हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी नोटिस करते रहना। ये निफ्टीज़ का इन दोनों सेक्टर के अलावा एक और नोटिसेबल शेयर है जो आज भी अभी भी आपको हरे निशान में दिख रहा है, बट बहुत ज़्यादा तो नहीं इसमें खरीदारी हुई है। मैं कुछ एक शेयर्स आपको और बता देता हूँ जहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। आप उन्हीं शेयर्स के बारे में अपने वित्तीय सलाहकारों से भी पूछ सकते हैं। देखो BSE का शेयर आज 14% ऊपर आ गया। ये जो एक्सपायरी वाला है ये बिजनेस इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाएगा बजाय वॉलेटिलिटी इम्पैक्ट के। तो वॉलेटिलिटी अपनी जगह है, वो पूरा बाजार के साथ जुड़ेगा, लेकिन जो बिजनेस है BSE का वो इस एक्सपायरी की डेट चेंज होने से बेनिफिशियरी हो सकते हैं। उनके फेवर में गया ऑलमोस्ट डिसीजन जो कंसल्टेशन पेपर वाला है। साथ ही NHPC आज ओपनिंग में अच्छा बढ़िया ट्रेड दिखा रहा है। कैम्प्स के अंदर अच्छी बाइंग हुई आज। CAMS कैम्प्स दिखाना, NHPC भी दिखाओ। साथ ही दिखाना एक और शेयर है एंजल 1, इसके अंदर भी आज अच्छी बाइंग हुई है।
2 से 2.5%। ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पर आज लॉन्ग हो रहे हैं। इनमें आज शॉर्ट्स के बारे में या प्रॉफिट बुकिंग के बारे में जल्दी जल्दी ना सोचना। M&M ये एक शेयर, विप्रो दूसरा शेयर, बस ये 2 शॉर्ट्स के शेयर्स हैं जहाँ पर मेरे को आपको नोटिस कराना है कि इनमें अब आप जल्दी जल्दी ट्रेड ना लेना। M&M और एक विप्रो। एक अनवाइंडिंग के भी 2 शेयर्स बता देता हूँ जहाँ पर आज पोजीशंस थोड़ी अनवाइंड हो रही हैं। फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज़ ही बता रहा हूँ मैं आपको। उसमें एक परसिस्टेंट है, थोड़ा समय लगेगा ऊपर आने में, इसलिए अगर कोई IT के अंदर बाय करना चाहता है तो परसिस्टेंट को भी थोड़ा हाथ खींच के रखना पीछे, एकदम से ना उतरना। ठीक है जी। 40 पॉइंट के नुकसान के साथ अभी हम ट्रेड कर रहे हैं और बैंक निफ्टी सिर्फ 60 पॉइंट ऊपर है। इंडिया विक्स के अंदर 3.5% की गिरावट है। इतना डल हो गया अब इंडिया विक्स। एक बार दिखाओ इंडिया विक्स भी 13 के भी नीचे पहुंच गया। तो ये क्या है ना, सीरीज़ में ऑलरेडी आप अच्छी खासी दावत उड़ा के आए हो, अब आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए, फिर आप दावत पे जाओगे। फिलहाल तो ये रेस्ट वाली स्टेज है, थोड़ा समय देना। 24 सेशन होगा, उतना आसान नहीं है। जैसे मैंने सुबह भी आपको वन लाइनर में क्लियर कर दिया था कि अगर सपोर्ट पक्के हैं तो रेजिस्टेंस भी पक्के हैं, वो भी उतनी आसानी से नहीं तोड़े जाएंगे। उसके लिए एक मैक्रो की खबर की रिक्वायरमेंट होगी। डाटा में वो पुश नहीं है कि उसको तोड़ फोड़ के एकदम से वो आगे निकल जाए। लेट्स सी, फिर भी देखते हैं क्या होगा आगे चल के। अभी फिलहाल बाजार पूरी तरह से एक रेंज में है। चलिए आगे बढ़ जाएं। आदित्य हमारे साथ होंगे। आदित्य, एक शेयर मेरे को और आपसे पता करना है। मैं अभी जब ये पोजीशंस चेक कर रहा था लॉन्ग शॉर्ट वगैरह वाली, थोड़ी देर पहले मेरी आपसे IGL के रिगार्डिंग भी चर्चा हुई थी, ठीक है ना। IGL भी थोड़ा और ऊपर आया, ONGC भी ऊपर आया है। IGL दिखाना एक बार, 2.5% ऊपर हो गया। जब हमने देखा था तब ये फ्लैट था, नहीं आदित्य? आपने कहा था ना कि थोड़ा अभी भी डाटा बन रहा है, मैं इसको थोड़ा समय देना चाहूँगा। अभी और समय चाहिए आपको थोड़ा, कि अभी ये चलेगा ये? नहीं डिम्पी जी, जो इसका पड़ाव था 200 का, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक डेफिनेटली। तो इसमें एक लॉन्ग एडिशन करना बनता है। यहाँ पे 210 के टारगेट्स आएंगे और नेक्स्ट टारगेट 220 के आएंगे, और इसमें स्टॉप लॉस अब एक 195 का लगाए। तो 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट 10 रुपए का रहेगा और उसके ऊपर और 10 रुपए एडिशन हो सकता है। तो मोमेंटम बिल्डअप अब इसमें आ रहा है डेफिनेटली, और एक लॉन्ग पोजिशन इसमें लेना बनता है। IGL में लॉन्ग कर, ठीक है, IGL में लॉन्ग कर सकते हैं। 200 रुपए के ऊपर आकर आज टिक भी रहा है, 3% के आसपास की अच्छी तेजी भी है। आदित्य जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और जितने भी स्टॉक्स हमने पूछे बिल्कुल विस्तार से तसल्ली से उस पर जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। जल्दी मुलाकात होगी आपसे। लेकिन चलिए अब 10